781 बातें करते करते केके को अचानक कुछ सूझा। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। कौन सी अच्छी चीज़? लिनशेन ने उत्सुकता से पूछा। एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे, केके ने रहस्यमय तरीके से कहा और बगल में एक छोटे से दरवाजे की ओर चले गए, उसे चाबी से खोला और अंदर प्रवेश किया। ये देखकर कि लिनशेन उसके पीछे नहीं आया है, केके ने दरवाजे के अंदर से उसे इशारा करके इशारा किया। लिनशेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर खड़ा हो गया और पीछे चला गया। लिनशेन के प्रवेश करने के बाद केके ने छोटे दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, जिससे लिनशेन चौंक गया। चिंता मत करो, यहाँ कोई और नहीं है। जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वह निश्चित रूप से तुम्हें आश्चर्यचकित करेगी और तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगी, युवक ने कहा और एक और छोटा दरवाजा खोला। लिनशेन को कई और दरवाजों से होते हुए एक छोटे से कमरे में ले गया। लिनशेन कुछ चिंतित था, ये केके डीमन जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह असंभव है। डीमन जनजाति ने कैसे अनुमान लगाया कि वह टहलने के लिए बाहर आएगा और पहले से ही यहाँ जाल बिछा दिया। छोटे से केबिन की ओर देखते हुए लिनशेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये है, लिनशेन हकलाते हुए बोला, क्योंकि उसने अपने सामने की वस्तु की ओर इशारा किया था। हाँ, ये सेलेस्टियल रेस की दिव्य प्रतिमा है, असली, बाहर वाली नकली है, केके ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिनशेन अचंभित रह गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कर्मचारी उसे ये सब दिखा देगा। उसके सामने एक प्रार्थना करने वाले देवदूत की मूर्ति भी थी, लेकिन यह मूर्ति बहुत घिसी हुई लग रही थी, इसकी सतह धूसर हो गई थी, जिस पर कई धब्बे और पपड़ीदार निशान थे। लिनशेन को यह विश्वास करना कठिन लगा कि यह एक वास्तविक दिव्य प्रतिमा थी, क्योंकि दिव्य प्रतिमाएं अमर लोगों के अमर जीवन आधार से परिवर्तित होती हैं और आध्यात्मिकता के बिना भी उन्हें इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। आप मुझे ये देखने के लिए यहाँ लाए हैं, क्या इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? लिनशेन ने केके से पूछा। मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूँ, जब तक तुम किसी को नहीं बताओगे किसी को पता नहीं चलेगा, अगर तुम बता भी दोगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, केके ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप मुझे ये दिखाने का जोखिम क्यों उठाएंगे? लिनशेन को अभी भी यह कल्पना करना कठिन लग रहा था, कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हम दोस्त हैं, है न? केके ने दिव्य प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रतिनिधिमंडल के वे लोग शायद असली और नकली में अंतर नहीं कर सकते। आपको बस असली दिव्य प्रतिमा के कुछ प्रमुख हिस्सों को याद रखने की जरूरत है, और जब आप वापस लौटेंगे तो आप उनके सामने मौजूद नकली प्रतिमा को पहचान सकेंगे। तब वे स्वाभाविक रूप से टीम लीडर के रूप में आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। हम कब दोस्त बन गए? लिनशेन ने केके को प्रश्न चिन्हों से देखा। यदि केके ने जो कहा वह सच था तो यह व्यक्ति भी बहुत भोला था, इतना भोला कि लिनशेन को शायद ही विश्वास हो कि उसके शब्द सच थे। लिनशेन को अचानक लगा कि केके कोई साधारण स्टाफ सदस्य नहीं है। उसने पहले जो फिल्म देखी थी उसमें केके पुरुष नायक था, संभवतः कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कम से कम कोई सेलिब्रिटी या ऐसा ही कुछ। इस युग में सेलिब्रिटी बनना सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छा अभिनय करना ही नहीं है, इसमें महान क्षमता का होना भी आवश्यक है। अंतरतार के युग में कोई भी कमजोर की पूजा नहीं करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केके ने लिनशेन के विचारों पर ध्यान नहीं दिया, दिव्य प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस स्थान पर दिव्य प्रतिमा मिली थी वह एक बंद स्थान था, लेकिन उस स्थान में एक बहुत ही संक्षारक तरल था, जिसने न जाने कितने वर्षों में इसे नष्ट कर दिया है, यहाँ तक कि अमर जीवन आधार की सतह को भी नष्ट कर दिया है। एक ऐसा विवरण जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात है। यदि आप इस बारे में बात करेंगे तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको वास्तव में उन कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केके अधिकाधिक सच्चाई से बोलता गया और लिनशेन को लगने लगा कि उसकी बात में तर्क था, शायद ये सचमुच दिव्य प्रतिमा थी। केके ने बोलना समाप्त करने के बाद लिनशेन से पूछा, क्या तुम्हें सब समझ में आया? बाद में बात करते समय इसे गड़बड़ मत करना। NOG ओमाइक्रॉन। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? लिनशेन ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखी बातें लिखने की योजना बनाई। केके ने बहुत कुछ कहा था और वह केवल उसका सार ही याद रख पाया था, सामान्य लोग इतना कुछ याद नहीं रख पाते। ये देखकर केके के चेहरे पर कुछ नरमी आई और उसने धीरे से कहा, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें ध्यान से बताऊंगा, इसे लिखने में समय लगाओ। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लिनशेन ने कुछ शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, केके ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिनशेन को लगा कि यह वाक्यांश कुछ हद तक परिचित लग रहा है, लेकिन वह याद नहीं कर सका कि उसने इसे पहले कहाँ सुना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केके ने पहले ही विस्तार से समझाना शुरू कर दिया था, इसलिए लिनशेन को पहले इसे लिखना पड़ा। केके ने बहुत विस्तार से समझाया तथा लिनशेन को प्रत्येक वाक्य नोट करने को कहा, मानो उसे डर था कि लिनशेन को याद नहीं रहेगा।
लिनशेन ने के द्वारा बताए गए अंतरों और असली तथा नकली दिव्य प्रतिमाओं के बीच अंतर करने के तरीकों को ध्यानपूर्वक दर्ज किया, जिससे सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। असली क्यों असली था और नकली क्यों नकली था, सब कुछ इतना स्पष्ट रूप से बताया गया था कि लिनशेन को विश्वास करना पड़ा कि यह वास्तव में असली दिव्य मूर्ति थी। के ने अपना काम समाप्त करने के बाद लिनशेन के नोट्स की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि वे सही हैं। उसके बाद ही उन्होंने उन्हें लिनशेन को लौटाया। यह अच्छी बात है कि तुमने इसे नोट कर लिया। अगर वे लोग इसका पता नहीं लगा पाते तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम बीच में आओ। के ने एक पल सोचा और कहा, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है, इससे तुम्हें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। मैं समझता हूँ, धन्यवाद। लिनशेन को अब सचमुच विश्वास हो गया था कि के ने जो कुछ कहा था वह लगभग सच था। आखिरकार हम दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करना ही सही है, के ने ईमानदारी से कहा, जिससे लिनशेन को थोड़ी सी भावना का एहसास हुआ। समय लगभग समाप्त हो गया है, वे संभवतः अपना मूल्यांकन शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। के ने लिनशेन से कहा, तुम वापस लौट जाओ, अपना मौका मत गंवाओ। लिनशेन सहमत हो गए और चले गए। वापस आते समय लिनशेन को अचानक याद आया कि के शब्द क्यों परिचित लग रहे थे। हम दोस्त हैं क्या? तियानशिन अक्सर ऐसा नहीं कहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना परिचित लग रहा था। दोनों के तरीके और लहजे कुछ हद तक समान हैं, बस शब्द थोड़े अलग हैं। लिनशेन को अचानक लगा कि के शब्द शायद उतने ईमानदार नहीं है जितना उसने सोचा था। तियानशिन के मुंह में एक दोस्त होना इतना आसान नहीं है, और इस के ने उसे तियानशिन के समान एक वाइब दिया जिसने लिनशेन को थोड़ा सा परेशान कर दिया। जब लिनशेन हॉल में वापस आए तो चीजियो और कई मूल्यांकन विशेषज्ञ पहले से ही पास में स्थित दिव्य प्रतिमा का मूल्यांकन शुरू कर चुके थे। दिव्य प्रतिमा के बाहर का सुरक्षा आवरण हटा दिया गया था, लेकिन दीमन जनजाति के कर्मचारियों ने उन्हें दिव्य प्रतिमा को छूने की अनुमति नहीं दी। मूल्यांकन के लिए उसमें से कुछ भी लेने की तो बात ही दूर रही। लिनशेन की वापसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिनशेन ने बस बगल से देखा, के द्वारा बताए गए विवरणों की तुलना की। जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे लगा कि यह वास्तव में नकली था। यद्यपि वह कुछ हद तक अविश्वासी था, परंतु तथ्य ये सिद्ध कर रहे थे कि के ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। टीम लीडर के निर्णय का पालन करें। चीजियो ने कुछ मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलकर दिव्य प्रतिमा का अध्ययन किया, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य प्रतिमा के बारे में उन्हें जो जानकारी थी वह सभी पिछले रिकॉर्ड और दृश्य सामग्रियों पर आधारित थी। किसी को नहीं पता था कि दिव्य प्रतिमा के लुप्त होने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे, और न ही यह कि उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे। कई घंटों के मूल्यांकन के बाद भी उन्हें कोई दोष नहीं मिला, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं ने दिव्य प्रतिमा की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का साहस नहीं किया। ब्लू आई मास्टर, निष्कर्ष क्या है? चूंकि दीमन जनजाति द्वारा दिया गया मूल्यांकन समय कम होता जा रहा था और मूल्यांकनकर्ता अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए चीजियो को बुजुर्गों में से एक से पूछना पड़ा। ब्लू आई मास्टर के नाम से प्रसिद्ध बुजुर्ग ने चीजियो से आदरपूर्वक कहा, भगवान जियू, मैंने मूर्ति की संरचना, सामग्री और आयु की जांच करने के लिए शिष्य कौशल का उपयोग किया है, और ये सभी पहलू एक वास्तविक दिव्य प्रतिमा से काफी मेल खाते हैं। एक अन्य मूल्यांकनकर्ता ने कहा, मैंने प्रतिमा की रेखाओं की रूपरेखा और आकर्षण की जांच की है, और मुझे भी कोई समस्या नहीं मिली। संदर्भ सामग्री के आधार पर मूर्ति पर कुछ निशान भी इसके अनुरूप हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मूल्यांकनकर्ताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और इस बात की पुष्टि करने में सफल रहे कि यह मूर्ति वास्तव में दिव्य प्रतिमा है। तो आप कह रहे हैं कि यह दिव्य मूर्ति असली है? चीजियो ने पूछा। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम में से किसी ने भी वास्तविक दिव्य प्रतिमा नहीं देखी है। हम केवल इस बारे में निश्चित हो सकते हैं कि इस मूर्ति के मापदंड दिव्य प्रतिमा के मापदंड से बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन ब्लू आई मास्टर हिचकिचाया। एन ओमाइक्रॉन जियो से ओमाइक्रॉन। लेकिन क्या? चीजियो ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि इस मूर्ति की बाईं भान पर एक अतिरिक्त क्षति प्रतीत होती है, एक ऐसा निशान जो हमें किसी दस्तावेज या संसाधन में नहीं मिला है। नहीं, ये दिव्य मूर्ति की किसी भी मौजूदा छवि में दिखाई देता है, ब्लू आई मास्टर ने समझाया। दिव्य प्रतिमा इतने लंबे समय से गायब थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे कुछ नुकसान पहुंचा है, चीजियो ने विचारपूर्वक कहा। मुख्य मुद्दा यह है कि इस क्षति की आयु भी बहुत पुरानी है, यह कोई हाल की चोट नहीं है, और हम घाव की विशिष्ट आयु निर्धारित नहीं कर सकते हैं, न ही यह पुष्टि कर सकते हैं कि यह नुकसान से पहले हुआ था या बाद में। एड्स बाय पब फ्यूचर। मूर्ति पर कुछ ऐसे ही छोटे निशान हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, ब्लू आई मास्टर ने चीजियो से धीरे से कहा। चीजियो को ब्लू आई मास्टर की बात समझ में आ गई, जिसका मतलब था कि इस पत्थर की मूर्ति की प्रामाणिकता के बारे में अभी भी कुछ संदेह थे। ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह होने का अर्थ था कि कोई भी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी गलत निर्णय की कीमत नहीं चुका सकता था। आखिरकार दिव्य जाति को दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी।
यदि वे नकली दिव्य प्रतिमा वापस ले लें तो न केवल भारी क्षति होगी बल्कि संपूर्ण दिव्य जाति हंसी का पात्र बन जाएगी। ब्लू आई मास्टर से कुछ और सवाल पूछने और एक पल के लिए विचार करने के बाद ची जियू लिनशेन के पास पहुंची। लीडर लिन, मूल्यांकन के परिणाम आ गए हैं। हमें आपसे इनकी पुनः पुष्टि की आवश्यकता है, ची जियू ने कहा। मुझे नहीं पता कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, आप सभी निर्णय ले सकते हैं, लिनशेन ने उत्तर दिया। आप ही प्रभारी व्यक्ति हैं, इसलिए केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये डीमन जनजाति के साथ हमारी आगामी वार्ता को प्रभावित करता है। यदि इसकी वास्तविकता की पुष्टि हो जाती है तो दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ वार्ता आगे बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आपको व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करनी होगी, ची जियू ने जोर देकर कहा। मूल्यांकन के परिणाम क्या हैं? लिनशेन जानता था कि वह दिव्य न्यायालय द्वारा आगे रखा गया बलि का बकरा था। अब जब वे लिनशेन से निर्णय लेने के लिए कह रहे थे तो इरादा स्पष्ट था, यदि कोई नकली वस्तु पुनः प्राप्त की जाती है तो प्रभारी व्यक्ति के रूप में लिनशेन ही मुख्य जिम्मेदारी वहन करेंगे। ची जियू ने ब्लू आई मास्टर और अन्य लोगों से मूल्यांकन परिणाम लिनशेन के समक्ष प्रस्तुत करवाए, जिन्होंने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा की। लगभग सभी श्रेणियों के लिए मूल्यांकन के परिणाम वास्तविक दिव्य प्रतिमा से मेल खाते थे। हालांकि अंतिम मद में उल्लेख किया गया था कि इसमें कई क्षतियां थीं जो किसी भी संसाधन या साहित्य में नहीं पाई गईं, जिन्हें इसके गायब होने की अवधि के दौरान हुई क्षति के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने कहा, चून की संदेह है, इसका मतलब है कि मूर्ति में कोई समस्या है। लिनशेन ने निर्णायक रूप से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को छोड़ देना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह सिर्फ इसलिए दृढ़ नहीं था क्योंकि के ने कहा था कि दिव्य मूर्ति नकली है। दिव्य प्रतिमा को वापस लाए बिना उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नकली प्रतिमा को वापस लाना एक बड़ी गलती होगी। के मामले के बिना भी इतने मामूली और निंदनीय संदेह के साथ लिनशेन जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था, भले ही इसका मतलब था कि लौटने पर मामूली सजा का सामना करना, जो कि एक बड़ी गलती करने से बेहतर था। लिनशेन ने अपने पूर्वजों के ज्ञान का प्रयोग करते हुए यह महसूस किया कि कुछ भी न करना कोई गलती नहीं करना है, तथा अधिक करना अनेक गलतियां करना है। कमांडर लिन, कृपया एक बार फिर ध्यान से विचार करें। दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने का यह अंतिम अवसर है। डीमन जनजाति ने दिव्य प्रतिमा को बेचने का निर्णय लिया है। ची जियू ने कहा, यदि आप यह मौका चूक गए तो भविष्य में इसे दोबारा हासिल करना मुश्किल होगा। डीमन जनजाति दिव्य प्रतिमा बेच रही है, मुझे इसकी जानकारी कैसे नहीं है? लिनशेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। चाहे आप जानते हो या नहीं, यह ऐसा ही है। कमांडर, कृपया निर्णय लें, ची जियू ने भावशून्य चेहरे से कहा। लिनशेन ने मन ही मन सोचा, स्वर्गीय दरबार के वे कमीने वास्तव में मुझे फांसी पर लटका देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया। वे इसे किसे बेच रहे हैं? मेरी दिव्य जाति के अलावा और कौन दिव्य प्रतिमा के लिए इतनी ऊंची कीमत चुका सकता है? लिनशेन ने गंभीरता से पूछा। तियान जियो, ची जियू ने उस व्यक्ति का नाम रखा। लिनशेन ये सुनकर अचंभित रह गया, वह निश्चित रूप से तियान जियो को जानता था। वास्तव में, यदि कोई व्यक्ति दिव्य जाति से जुड़ा हुआ था तो उसके बारे में न जानना कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान जियो ने एक बार शाही सिंहासन के लिए सम्राट तियानशु के साथ संघर्ष किया था और उनकी असफलता के बाद सेलेस्टियल रेस को धोखा देकर निर्वासन में भाग गया और सेलेस्टियल रेस की वांछित सूची में एक प्रमुख व्यक्ति बना रहा। तियान जियो ने बाहर जियो समूह की भी स्थापना की तथा स्वयं को रूढ़िवादी दिव्य जाति के रूप में मानना जारी रखा। यदि तियान जियो को दिव्य प्रतिमा प्राप्त हो जाती, विशेषकर यदि वह प्रामाणिक होती, तो यह सम्राट तियानशु के मुंह पर तमाचा होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय जाति इतनी कठिन स्थिति में थी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट तियानशु लिनशेन को लाना चाहता था। ये सिर्फ दिव्य न्यायालय का दबाव नहीं था, एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सम्राट तियानशु को अभी भी उम्मीद थी कि लिनशेन वास्तविक दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अन्यथा, यदि दिव्य प्रतिमा तियान जियो के हाथों में गिर गई तो सम्राट तियानशु का चेहरा वास्तव में बुरी स्थिति में होगा। पहचान की समय सीमा नजदीक आ रही है। आप सज्जनों ने क्या निर्णय लिया है? डीमन जनजाति के एक अधिकारी ने प्रसन्नता के भाव से कहा, कृपया हमें उत्तर दें ताकि हम दिव्य प्रतिमा के लिए अगले कदम पर निर्णय ले सकें। ची जियू और कई मूल्यांकनकर्ताओं ने लिनशेन की ओर देखा। अंदर ही अंदर लिनशेन ने कोसा, आमतौर पर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि मैं अदृश्य हूं, लेकिन अब जब किसी को दोष लेने की जरूरत है तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे गर्म सीट पर बिठा दिया, तुम बेशर्म लोग। हालांकि उसने मन ही मन कोसा, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका लिनशेन को सीधे सामना करना पड़ा। क्या हमें चर्चा के लिए कुछ समय मिल सकता है? लिनशेन ने विदेशी अधिकारी से पूछा। दिव्य प्रतिमा कल दोपहर तक सार्वजनिक रूप से बेची जाएगी। विदेशी अधिकारी ने कहा, हमें उम्मीद है कि आप हमें अभी जवाब दे देंगे क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं।
तो फिर हमें आगे चर्चा करने के लिए कुछ समय दीजिए। कृपया आगे बढ़े। लिन शेन वहां वापस लौटे जहां ची जिऊ और अन्य लोग थे और ची जिऊ से पूछा, डिप्टी कमांडर जिऊ, आपकी क्या राय है? क्या हमें दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करना चाहिए? पहचान के परिणाम हमारे सामने हैं और कमांडर जो भी निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे। ची जिऊ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लिन शेन ने ब्लू आई मास्टर और अन्य लोगों की ओर देखा। ब्लू आई मास्टर ने तुरंत ची जिऊ के रुख की नकल करते हुए कहा, कमांडर जो भी निर्णय लेगा हम उसका पालन करेंगे। तो फिर आइए दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करें, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। किसी भी तरह से मृत लिन शेन के फैसले के साथ डीमन जनजाति और दिव्य जाति दोनों बहुत खुश थे। ची जिऊ और अन्य लोगों के लौटने के बाद उन्होंने शेष प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसमें दिव्य जाति के साथ बातचीत करने के तरीके पर चर्चा की गई, ताकि न्यूनतम संभव लागत पर दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त किया जा सके। आप सभी इस पर चर्चा करें। एक बार जब आपका नतीजा आ जाए तो मुझे बताएगा। लिन शेन थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उठे और सीधे चले गए। ची जिऊ और अन्य लोगों का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था और वे कल की वार्ता रणनीति पर चर्चा करते रहे। डीमन स्टार पर ग्रैंड मार्शल बैंक्वेट हॉल। सम्माननीय स्थान पर बैठा व्यक्ति एक डीमन जनजाति का व्यक्ति था, जिसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा लंबा था, नागबाज जैसी थी तथा उसकी निगाहें रहस्यमयी थीं। ... वह बस वहां सहजता से बैठे रहे, लेकिन उनके शरीर से स्वाभाविक अधिकार की आभा निकल रही थी। जनरल शाक्सुन, ये पे हमारे सहयोग की खुशी का जश्न मनाने के लिए है। मुख्य अतिथि आश्चर्यजनक रूप से सेलेस्टियल रेस का एक बुजुर्ग सदस्य था। हालांकि ये बुजुर्ग दिव्य प्राणी मोटा था। यद्यपि उसके पंख लगभग पूरी तरह से भूरे थे, उसका चेहरा लाल था तथा उसके भूरे बाल चमकदार थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह कोई धनी व्यक्ति है। हालांकि जनरल शाक्सुन ने अपना गिलास नहीं उठाया। उन्होंने उदासीनता से कहा, स्वर्गीय जाति के प्रतिनिधिमंडल के साथ सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है, अब जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। तियान जी ह्यू, आपको अपने मामलों को अच्छी तरह से संभालने और गलतियों से बचने पर ध्यान देना चाहिए। तियान जियो ने बिना किसी क्रोध के अपना कप नीचे रख दिया और फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, निश्चिंत रहें, दिव्य जाति के प्रतिनिधिमंडल में मेरे जासूसों ने पहले ही संदेश भेज दिया है। वे अपनी पूरी ताकत से दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य हमें 7 बेस म्यूटेशन ग्रह सौंपना है, जिनमें यू स्टार और ब्लेजिंग स्टार भी शामिल हैं। कल की वार्ता के दौरान, जनरल, कृपया कोई दया न दिखाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल शाक्सुन ने अंततः मुस्कुराहट का एक संकेत दिखाया, ये सबसे अच्छा होगा। जनरल, एक बार काम हो जाने के बाद वह असली दिव्य प्रतिमा? तियान जियू ने सावधानी से पूछा। जनरल शाक्सुन ने कहा, चिंता मत कीजिए, यह आपके साथ सहमति के अनुसार किया जाएगा, बस संसाधन तैयार रखें। तियान जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी संसाधन तैयार हैं, आप किसी भी समय उन्हें लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। अच्छा। शाक्सुन के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। इस समय तियान जियू ने फिर से अपना गिलास उठाया और शाक्सुन के लिए टोस्ट किया, जनरल, आपकी रणनीति बेजोड़ है। बूढ़े मूर्ख सम्राट तियानशु ने इतनी ऊंची कीमत चुकाई है और फिर भी उसे केवल एक नकली दिव्य प्रतिमा ही मिल सकती है। जब उसे पता चलेगा कि असली दिव्य प्रतिमा पहले से ही मेरे हाथों में है, तो वह इतना क्रोधित होगा कि शायद उसे मार ही देगा। इस बार जनरल शाक्सुन ने मना नहीं किया। तियान जियू की दिशा में इशारा करने के लिए अपना गिलास उठाया, एक घूंट लिया और उसे नीचे रख दिया। सम्राट तियानशु, वह लोमड़ी आमतौर पर बहुत चतुर होती है, लेकिन इस बार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए एक इंसान को भेजा है। इतने महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेना, क्या इसमें कोई समस्या हो सकती है? आप अनजान हैं, जनरल, लेकिन सम्राट तियानशु की दिव्य न्यायालय के साथ असहमति तेजी से गंभीर हो गई है, तियान जियू ने कहा। वह केवल अपने आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनावश्यक सुखों में लिप्त रहता है। दिव्य जाति से एकत्र किए गए करों का कम से कम 1/3 हिस्सा वह हर साल बर्बाद कर देता है और फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। यहाँ तक कि उन्होंने अधिक संसाधन जुटाने के लिए सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को पुनः खोलने के लिए लिन शेन को भी बुलाया। अन्यी सहित स्वर्गीय दरबार के अधिकांश लोग लंबे समय से उससे असंतुष्ट थे। उनके बीच संघर्ष अब काफी तीव्र हो गया है और हालांकि लिन शेन सम्राट तियानशु का करीबी विश्वासपात्र है, लेकिन उसके पास ऐसे महत्वपूर्ण मामले की देखरेख करने की स्थिति नहीं है। वह इस स्थिति में इसलिए है क्योंकि स्वर्गीय न्यायालय उसे बलि का बकरा बनाना चाहता है, ताकि सम्राट तियानशु पर प्रहार किया जा सके। अब जबकि उन्होंने दिव्य प्रतिमा को वापस लाने का निर्णय ले लिया है, तो दिव्य न्यायालय को संभवतः यह आशा हो रही है कि प्रतिमा नकली है। 7 बेस म्यूटेशन ग्रहों को एक नकली ग्रह के बदले में देने के बाद जब लिन शेन वापस आएगा तो उसके सामने केवल मौत ही होगी। जनरल शाक्सुन ने कहा, लिन शेन के लिए ये दुख की बात है। क्रिस्टिन को हराना दिखाता है कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। वह एक भाग्यशाली सुंदर लड़का है, तियान जियू ने व्यंग्य किया। उनकी उपलब्धियां पूरी तरह से पर्दे के पीछे से तियान परिवार और तियानशुन के समर्थन के कारण हैं।
अन्यथा एक छोटे से कबीले का व्यक्ति ऐसे कारनामे कैसे कर सकता है? ये कृतघ्न व्यक्ति डीमन स्टार पर पहुंचने पर कुलीन राजकुमारी कैथरीन के साथ घुल मिल गया। अब वह और भी बड़ी जांग पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने लॉन्ग यू द्वारा आयोजित एक द्वंद्वात्मक बैठक में भी एक साथ भाग लिया। इतने समय से वह यहाँ है और उसने कभी कोई वास्तविक काम नहीं किया है। जहाँ तक मुझे पता है उसे और कैथरीन को कोई शिकायत होनी चाहिए, है ना? कैथरीन के साथ उसके संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं? आश्चर्यजनक रूप से शाक्सुन को लिनशेन की पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी जानकारी थी। ऐसे नीच और बेशर्म व्यक्ति को आप और क्या कह सकते हैं? हृदयहीन और सिद्धांतहीन, विश्वासघाती और धोखेबाज। कैथरीन ने उसके भाई बहनों को हताश कर दिया, यहाँ तक कि उसने उसकी बहन के प्रेमी को भी मार डाला, और अब वह कैथरीन के आगे कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा है तथा उसकी शक्ति को अपने कब्जे में रखने का प्रयास कर रहा है। तियान जियुओ ने तिरस्कार के साथ कहा, ऐसा आदमी बेशर्मी की पराकाष्ठा है, वह ग्रैंड मार्शल की दया के लायक नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है ये लिनशेन वास्तव में मरने का हकदार है। क्या मैं केवल स्वर्ग की ओर से न्याय नहीं कर रहा हूँ और संयोग से एक अपमानजनक दुष्ट से उसकी बेटी की रक्षा करके अभिमानी सम्राट की सहायता नहीं कर रहा हूँ? शाक्सुन हंसा। ग्रैंड मार्शल, आप न्याय करने से भी अधिक कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर 0 न्यू जियो 100। आप तो बस डीमन जनजाति और दिव्य जाति दोनों को एक महान संकट से छुटकारा दिला रहे हैं। तियान जियू और भी अधिक प्रसन्नता से हंसा। उन दोनों ने अपनी हंसी मजाक भरी बातचीत के बीच लिनशेन के भाग्य का फैसला किया। यदि लिनशेन वास्तव में एक नकली दिव्य प्रतिमा वापस लाया है तो मुझे डर है कि न केवल वह बल्कि उसके दोस्तों और परिवार को भी दिव्य जाति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लिनशेन निश्चित रूप से अपनी स्थिति को जानता था, किसी और से भी अधिक स्पष्ट रूप से। यदि वह दिव्य प्रतिमा के साथ वापस नहीं आता तो डीमन जनजाति अभी भी असली दिव्य प्रतिमा को तियान जियुओ को बेच देगी और दिव्य न्यायालय अभी भी उस पर लापरवाही का आरोप लगाएगा, दिव्य प्रतिमा को वापस पाने में विफल रहने के कारण, जिससे वह सम्राट तियानशु का विश्वास खो देगा। यदि वह झूठी मूर्ति के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाकर दिव्य मूर्ति वापस ले आया तो दिव्य न्यायालय उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, शायद सम्राट तियानशु भी उसे नहीं बचा सके। चाहे लिनशेन कोई भी विकल्प चुने, परिणाम उसके पक्ष में नहीं होगा। इसलिए लिनशेन ने डीमन जनजाति के साथ बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन दिव्य मूर्ति असली या नकली होने की परवाह किए बिना उसका वास्तव में इसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। ची जियू और बाकी लोग पूरी रात चर्चा करते रहे। अगली सुबह जब वे बातचीत के लिए तैयार थे, उन्होंने पाया कि लिनशेन पहले से ही होटल की लॉबी में सोफे पर नाश्ता करते हुए बैठे थे। कप्तान आज बहुत जल्दी उठ गए, ची जियू ने मजाक करते हुए कहा। आज बातचीत का दिन है। कप्तान होने के नाते स्वाभाविक रूप से मुझे देर नहीं होनी चाहिए, लिनशेन ने धीरे धीरे चबाने और आखिरी पेस्ट्री निगलने के बाद आखिरकार खड़े होने के बाद कहा। पेशेवरों को अपना काम करने दें, आपको वास्तव में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ची जियू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो अब आप पेशेवर हैं, उपकप्तान जियू। फिर कृपया दिव्य प्रतिमा का स्वागत करने का दायित्व स्वयं संभाल लें, लिनशेन ने बैठते हुए कहा। इसका इस अव्यावसायिक आवारा से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही ची जियू के हाव भाव अचानक बदल गए। कैप्टन लिन, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं बस यह नहीं चाहता था कि तुम अपने आप पर बहुत अधिक दबाव डालो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हो? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ची जियू ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या मैं सहमत हूँ? ची जियू और अन्य लोगों ने डीमन जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ बहुत संयमित बातचीत की, जिसके बारे में लिनशेन ने सोचा कि इसे बातचीत नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि सौदेबाजी कहना अधिक सटीक होगा। डीमन जनजाति द्वारा निर्धारित मूल्य 11 विशिष्ट आधार उत्परिवर्तन ग्रह थे। ची जियू और उनका समूह केवल 3 आधार उत्परिवर्तन ग्रहों के बदले में दिव्य प्रतिमा लेने को तैयार थे। कभी कभी लिनशेन को मुद्रा के रूप में ग्रहों के साथ इस सौदेबाजी को सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी महसूस होता था, जिससे किसी को भी आसानी से एक अजीब सा एहसास हो जाता था। तियान जून अभी भी एक सच्चा स्टार लॉर्ड बनने का प्रयास कर रहा था और अब तक विशालकाय रिंग स्टार पूरी तरह से उसके शासन में नहीं था। फिर भी केवल एक दिव्य प्रतिमा को ही कई ग्रहों के बदले में बदला जा सकता था। ... इसके कारण उन ग्रहों के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़ सके वे भाग्यशाली थे, जो नहीं छोड़ सके उन्हें अनिवार्यतः पैक करके एक साथ बेच दिया गया। डीमान और सेलेस्टियल रेस जैसे महान कुलों की नज़र में एक ग्रह और उसके प्राणी सिर्फ एक संख्या या एक वस्तु थे। लिनशेन ने देखा कि दोनों पक्ष इतनी तीखी बहस में उलझे हुए थे कि उनके कान लाल हो गए और दांत भींचने लगे। फिर भी वह चुपचाप एक तरफ बैठा चाय पीता रहा, शुरू से अंत तक एक भी शब्द नहीं बोला। ची जियू ने मन ही मन मजाक करते हुए कहा, मुझे लगा कि यहाँ आकर कुछ भूमिका निभाना जरूरी है, जाहिर तौर पर सिर्फ मूक बने रहने के लिए।
ची जियो, जो एक शीर्षस्थ अमर था, स्वाभाविक रूप से लिन शेन के बारे में अच्छा नहीं सोचता था, जो एक निम्न कुल से था और यहाँ तक कि उसके प्रति काफी शत्रुता भी रखता था। ची परिवार ने कई प्रसिद्ध सेनापतियों को जन्म दिया, जिनमें से अधिकांश ने विदेशी क्षेत्रों की रक्षा की या सेलेस्टियल रेस के लिए क्षेत्रों का विस्तार किया। हालांकि सैन्य बजट को हर साल समय पर वितरित करना कठिन था। इसका एक मुख्य कारण ये था कि स्वर्गीय जाति के धन का एक बड़ा हिस्सा सम्राट तियांशु द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। लिन शेन को सम्राट तियांशु ने विशेष रूप से धन इकट्ठा करने में मदद करने के लिए चुना था, और सिर्फ ची जियू ही नहीं, पूरी दिव्य जाति में शायद ही कुछ लोगों की लिन शेन के बारे में अच्छी धारणा थी। यदि इस बार लिन शेन दोष लेने के लिए नहीं आया होता तो वह लिन शेन को दूसरी नज़र से देखने की भी जहमत नहीं उठाता। उसके जैसे किसी व्यक्ति से बात करना तो दूर की बात है। सौभाग्य से लिन शेन काफ़ी ईमानदार था और उसने उन्हें कोई परेशानी नहीं दी, इसलिए ची जियू कुछ भी कहने में बहुत आलसी था। बातचीत सुचारू रूप से हुई। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वह सब हासिल कर लिया जो वे चाहते थे, लेकिन कम से कम उन्होंने स्वीकार्य सीमा के भीतर चर्चा की। अंत में यह मूल रूप से तय हो गया कि दिव्य जाति दीमन जनजाति को 7 ग्रह देकर अपनी दिव्य जाति का स्वागत करेगी। प्रतिनिधिमंडल में वार्ता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के चेहरे पर उपलब्धि की भावना झलक रही थी। इस बार दीमन जनजाति बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने बार बार दीमन जनजाति की निचली रेखा को तोड़ दिया, अपनी मांग को 11 ग्रहों से घटाकर वर्तमान 7 तक कर दिया, अंततः अपने लक्ष्य मूल्य तक पहुंच गए। यहाँ तक कि ची जियू को भी लगा कि उन्होंने अंततः दीमन जनजाति की कठोर हड्डियों को कुतर दिया है। लॉर्ड लिन, बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, अब हम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ची जियू ने सोचा कि लिन शेन का यहाँ होना अच्छा है, ताकि वह सीधे समझौते पर हस्ताक्षर कर सके। किस कीमत पर बातचीत हुई? लिन शेन, जो आलस से पानी का कप पकड़े हुए था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी होश में आया हो, और उसने पूछने के लिए ची जियू की ओर देखा। ची जियू ने अपने दिल में लिन शेन को बहुत तिरस्कृत किया, लेकिन फिर भी कहा, मेरे सभी सहयोगियों के प्रयासों के बाद अब हमें दिव्य प्रतिमा का स्वागत करने के लिए केवल यू स्टार, ब्लेजिंग स्टार आदि सहित 7 ग्रहों की कीमत चुकानी होगी। आखिरकार हम ही हैं जो दीमन जनजाति से पूछ रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से नुकसान में हैं। दीमन ट्राइब बहुत दृढ़ थी। इस स्तर तक पहुंचना मेरे सभी सहकर्मियों के लिए बहुत कठिन था। वास्तव में यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। अधिकारियों के एक समूह ने जल्दबाजी में कहा, इसका सारा श्रेय लॉर्ड जी यू की रणनीतिक योजना को जाता है, जिसने हमें पैंतरेबाजी करने की जगह दी। लिन शेन ने उन्हें एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखा, जैसे कि उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर उपहास कर रहा था। लिन शेन उठकर बातचीत की मेज पर चले गए। दीमन जनजाति के प्रतिनिधि ने पहले ही समझौते को प्रिंट करके लिन शेन के सामने रख दिया था। अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए केवल उनके हस्ताक्षर और मुहर की प्रतीक्षा थी। लिन शेन कुर्सी पर बैठ गए, मेज से समझौते को उठाया और उसे देखा, फिर उसे वापस मेज पर रख दिया। जब सभी को लगा कि वह हस्ताक्षर करने वाले हैं, तभी लिन शेन ने दीमन जनजाति के प्रतिनिधि की ओर देखा और कहा, मुझे याद नहीं है कि मैं यू, ब्लेजिंग और अन्य 5 बेस म्यूटेशन ग्रहों के लिए सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा का आदान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। कमांडर लिन, आपका क्या मतलब है? क्या आप अपनी बात से पीछे हटने की योजना बना रहे हैं? दीमन जनजाति के अधिकारी ने तुरंत गुस्सा दिखाया और मेज पर जोर से मारा। लिन शेन, तुम क्या कर रहे हो? ची जियू क्रोधित और परेशान दोनों था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन इस समय परेशानी खड़ी कर देगा। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया और दीमन जनजाति के अधिकारी की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप अपने वचन से पीछे हटना वाक्यांश को गलत समझ रहे हैं। सहमत होने के बाद समझौते से पीछे हटना ही इसका मतलब है। क्या मैंने कभी सहमति दी है? हमने अभी अभी आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ इस पर चर्चा की थी, लॉर्ड ची जियू। इसका क्या मतलब है? दीमन जनजाति के अधिकारी ने ची जियू की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से उन पर दबाव बनाने और उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा था। यदि आपने उनके साथ इस पर चर्चा की है तो उनके साथ हस्ताक्षर करें। लिन शेन ने ची जियू और अन्य अधिकारियों की ओर देखा। आप में से जिसने भी चर्चा की और सहमति व्यक्त की, आगे आएं और हस्ताक्षर करें। लिन शेन, ज्यादा दूर मत जाओ। यदि आप दिव्य प्रतिमा की वापसी में गड़बड़ी करते हैं तो आप इसके परिणाम नहीं झेल पाएंगे, ची जियू ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। अगर आप इसे गड़बड़ नहीं करेंगे तो आप हस्ताक्षर करें। लिन शेन ने ची जियू के सामने समझौते को आगे बढ़ाया। ची जियू ऐसी किसी बात पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस तरह के मामले निश्चित रूप से जनजाति के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। भले ही कुछ भी गलत न हुआ हो, यह उन्हें उपहास का पात्र बना देगा या यहाँ तक कि उन्हें दिव्य जाति का अपराधी भी बना देगा। वह ये दोष नहीं ले सका। जो चाहो करो, ची जियू ने अपना मुंह बंद करते हुए गंभीरता से कहा। लॉर्ड ग्लेन, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूँ, बल्कि ऐसा है कि आपने मेरे साथ, जो मुख्य निर्णय करता हूँ, कीमत पर चर्चा नहीं की है। लिन शेन ने दीमन जनजाति के अधिकारी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लॉर्ड लिन, वास्तव में आपका क्या मतलब है? ग्लेन ने लिन शेन को घूरते हुए पूछा।
लिन शेन ने कहा, कुछ खास नहीं, बस मैं आपके साथ कीमत पर ठीक से चर्चा करना चाहता हूँ। ग्लेन ने दृढ़तापूर्वक कहा, 7 बेस म्यूटेशन ग्रह पहले से ही हमारी अंतिम सीमा है, हम इससे कम की पेशकश नहीं कर सकते। अच्छा, मैं सीधे सादे लोगों की सराहना करता हूँ। चूंकि मामला ऐसा है, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं, लिन शेन ने कहा और वह जाने की तैयारी करते हुए उठ खड़ा हुआ। रुको, लॉर्ड लिन, आपका वास्तव में क्या मतलब है? आप ही वे लोग हैं जो दिव्य प्रतिमा खरीदना चाहते हैं और अब आप उस पर वापस जाना चाहते हैं। क्या आप हम डीमन जनजाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ग्लेन ने गुस्से से कहा, मैं वास्तव में दिव्य प्रतिमा खरीदना चाहता हूं और मैं ईमानदारी से आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन क्या आपने अभी नहीं कहा था कि हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? लिन शेन ने पीछे मुड़कर ग्लेन की ओर देखा। ग्लेन ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा, लॉर्ड लिन, 7 बेस म्यूटेशन ग्रह पहले से ही मेरे कबीले के लिए अंतिम सीमा है और मेरा अधिकार इससे आगे नहीं जाता। हम इससे कम की पेशकश नहीं कर सकते। चूंकि आपका अधिकार केवल इतनी ही दूर तक जाता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी उच्च अधिकारी से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि मेरी अंतिम शर्त है कि दिव्य प्रतिमा को हनिंग, क्यानलियू और यानबो के साथ बदल दिया जाए, लिन शेन ने कहा। लिन शेन के बयान से दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? केवल ये 3 ग्रह, आपको उन्हें दिव्य प्रतिमा के बदले में देने का क्या अधिकार है? आप न केवल हमारी डीमन जनजाति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दिव्य जाति की दिव्य प्रतिमा, दिव्य जाति की एक पवित्र कलाकृति का भी अपमान कर रहे हैं। एन ओमाइक्रॉन 100, क्या आप ये कह रहे हैं कि यह केवल इन 3 बेकार ग्रहों के लायक है? ग्लेन बेहद उत्तेजित था। चूंकि आप सभी को लगता है कि यह अनुपयुक्त है, तो लेन देन को केवल रद्द किया जा सकता है। लिन शेन ने उदासीनता से कहा, ऐसा नहीं है कि हम खरीदना नहीं चाहते, बल्कि आप बेच नहीं रहे हैं। यदि आप नहीं खरीदेंगे तो बहुत से अन्य लोग खरीद लेंगे। जीयू ग्रुप अभी भी कतार में इंतजार कर रहा है और हमें सेलेस्टियल रेस को बेचने की आवश्यकता नहीं है, ग्लेन ने ठंडे स्वर में कहा। ये हमें ठीक लगता है, फिर तियान जीयू को बेच दें, लिन शेन ने कहा और जाने के लिए खड़े हो गए, बिना किसी अनिच्छा का संकेत दिए। भगवान, हमारा मिशन मत भूलना। ची जीयू हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन शेन वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा था। ... उन्होंने बहुत देर तक बातचीत की और डीमन जनजाति केवल 7 ग्रहों को देने पर सहमत हुई। अब लिन शेन ने अचानक इसे घटाकर 3 कर दिया था और इसके अलावा 3 ग्रहों के पास अपेक्षाकृत कम संसाधन थे। डीमन जनजाति संभवतः कैसे सहमत हो सकती थी? यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खुद ही हस्ताक्षर कर दें, लिन शेन ने बिना अपना सिर घुमाए कहा और चला गया। ये देखकर ग्लेन को एहसास हुआ कि लिन शेन वास्तव में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था और वह क्षण भर के लिए सोच में खो गया। वह शाक्सुन जनरल का विश्वासपात्र था और विवरण जानता था। दिव्य प्रतिमा का मूल्य तभी था जब उसे दिव्य जाति को बेचा जाता, अन्यथा वह बेकार थी। ये भी शाक्सुन जनरल की बुद्धिमत्ता के कारण ही था कि वह जानता था कि सेलेस्टियल रेस की अंतिम सीमा कहाँ है, और वह तब तक निर्दयतापूर्वक उस पर कायम रहा जब तक वे 7 ग्रहों तक नहीं पहुंच गए। अरे, तियान जीयू की बुद्धिमत्ता गलत थी, ग्लेन ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसके पास लिन शेन को पुकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉर्ड लिन, कृपया प्रतीक्षा करें, आपकी कीमत वास्तव में बहुत कम है, ये हमारी सीमा से परे है, शायद हम आगे बातचीत कर सकें। लिन शेन रुक गए और दरवाजे के पास खड़े होकर बोले, लॉर्ड ग्लेन, मैं भी आपको बता सकता हूं कि मेरी अंतिम सीमा दिव्य प्रतिमा के लिए वे 3 ग्रह हैं। यदि यह स्वीकार्य है तो हम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, यदि नहीं तो आगे बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वापस लौटेंगे और अभी रिपोर्ट देंगे। मेरा अधिकार केवल इतनी ही सीमा तक है और मैं इतनी ही मदद कर सकता हूं। ग्लेन की अभिव्यक्ति अस्थिर थी। उसने लिन शेन की आंखों से यह समझने की कोशिश की कि क्या वह झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बता सका, केवल चीजियो और दिव्य जाति के अन्य अधिकारियों के चिंतित चेहरे को देख रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद ग्लेन ने लिन शेन से कहा, लॉर्ड लिन, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ठीक है, लिन शेन ने सिर हिलाया, लेकिन वापस लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे कि किसी भी समय जाने के लिए तैयार हो। ग्लेन सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद वे वापस आ गए। लॉर्ड लिन, क्या हम इस पर आगे चर्चा नहीं कर सकते? आपने जो कीमत पेश की है वह वास्तव में बहुत कम है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, ग्लेन ने आह भरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस सौदे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे खेद है, मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता, लिन शेन ने भी आह भरी, फिर जाने के लिए तैयार हो गया। लॉर्ड लिन, क्या आप अपना वचन निभाते हैं? आप इससे पीछे नहीं हटेंगे, है न? ग्लेन के शब्दों ने चीजियो और सेलेस्टियल रेस के अन्य अधिकारियों को चौंका दिया। डीमन जनजाति लिन शेन के अपमानजनक प्रस्ताव से सहमत दिख रही थी। बेशक, मेरा वचन ही मेरा बंधन है, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, डीमन और दिव्य जातियों के बीच दोस्ती के लिए चलो तुम्हारी कीमत पर सहमत हो जाते हैं। हमारी जनजातियां अपनी मित्रता बनाए रखें।
कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। ग्लेन ने एक नया समझौता पत्र निकाला और उसे मेज पर रख दिया। लिन शेन मुस्कुराए, जिससे ची जियू और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो समझौते को देखने के लिए तुरंत मेज के पास पहुंचे। जैसी कि उम्मीद थी, विषय वस्तु बदलकर लिन शेन द्वारा बताए गए 3 ग्रहों पर आ गई थी। ये कैसे संभव है? दिव्य जाति के अधिकारी अचंभित रह गए। लिन शेन वापस लौटे, कलम उठाया और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। लॉर्ड लिन, नहीं। ची जियू ने अचानक लिन शेन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। अब तक ची जियू को एहसास हो गया था कि इसमें कोई चाल जरूर है, अन्यथा डीमन जनजाति संभवतः लिन शेन के अनुचित प्रस्ताव पर सहमत नहीं होती। ची जियू लिन शेन के लापरवाह कार्यों के लिए आभारी थी, अन्यथा उन्हें 7 ग्रह देने पड़ते। NOGO 100। यद्यपि यदि कुछ भी गलत हुआ तो लिन शेन को ही दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन ये 7 ग्रह जो संसाधन उत्पन्न कर सकते थे, वे खगोलीय थे, जो एक सेना के खर्चों को वहन करने के लिए पर्याप्त थे। भले ही वह दोषी न भी हो, लेकिन वह नहीं चाहता था कि डीमन जनजाति को ऐसा लाभ मिले, न ही वह उनके जाल में फंसना चाहता था। लॉर्ड लिन, क्या अब आप अपना वादा तोड़ देंगे? ग्लेन ने उदास होकर कहा। लिन शेन ने जवाब दिया, मैंने पहले ही कह दिया है, अगर मैंने कह दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा। ग्लेन का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया, लेकिन फिर ची जियू ने उत्सुकता से लिन शेन के कान के पास जाकर कहा, लॉर्ड लिन, यहाँ एक समस्या है, आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते। डिप्टी चीफ जियू, आपने मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, अब आप मुझे हस्ताक्षर न करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ प्रभारी कौन है, आप या मैं? लिन शेन ने उदासीनता से कहा। तुम। ची जियू क्रोधित हो गई। उसने शायद ही कभी लिन शेन के दृष्टिकोण पर विचार किया था और अब उसे इस रवैये का सामना करना पड़ा। लिन शेन ने उनकी उपेक्षा की, समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए, अपनी मुहर लगाई और समझौते को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने समझौतों का आदान प्रदान किया, पुनः हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और एक अन्य समझौते को अंतिम रूप दिया। ची जियू इतना उत्तेजित हो गया कि उसे लिन शेन बेतुका लगा। क्या तुम सच में मरने के लिए इतने उत्सुक हो? ची जियू को लगा कि लिन शेन के लौटने के बाद वह जीवित नहीं बचेगा। उसे तीनों ग्रहों पर दया आ रही थी। सौभाग्यवश वे 3 ग्रह उन 7 ग्रहों में से छोटे थे, इसलिए अन्य 4 को बचाए रखना कुछ हद तक सांत्वना देने वाली बात थी। लेकिन जहां तक लिन शेन की बात है, तो वापस लौटने पर वह निश्चित रूप से बर्बाद हो चुका था, और ची जियू को लगा कि उस दिव्य प्रतिमा के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या होनी चाहिए। लॉर्ड लिन सचमुच अपने वचन के पक्के आदमी हैं। ग्लेन बहुत प्रसन्न थे, हालांकि उन्हें अपेक्षा से बहुत कम मिला था। लेकिन एक नकली दिव्य प्रतिमा के बदले 3 बेस म्यूटेशन ग्रहों का आदान प्रदान करना अभी भी अत्यधिक लाभदायक था। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना वचन निभाना और समझौतों का सम्मान करना ऐसे गुण हैं जो हर किसी में होने चाहिए, और मैं मानता हूं कि कुलीन लोग भी इसका अपवाद नहीं हैं। बेशक, हमारी डीमन जनजाति समझौतों की भावना को बहुत महत्व देती है। ग्लेन ने बार बार सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये किस तरह की शुद्ध मूर्खता है, बिल्कुल देवताओं की ओर से एक दिव्य उपहार की तरह। उसने सोचा था कि आज का समझौता सफल नहीं होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में हस्ताक्षर कर दिए थे, और लिन शेन ने बारीकियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, केवल कीमत पर बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित किया था। तो कृपया स्थानांतरण पूरा करने के लिए दिव्य प्रतिमा को बाहर ले आएं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन की मुस्कुराहट ग्लेन की आंखों में बेहद आनंददायक दिखाई दी, जैसे आसमान से कोई लाल लिफाफा गिर रहा हो। बेशक, दिव्य प्रतिमा लेकर आओ। ग्लेन ने लिन शेन की ओर देखा। भगवान लिन, जहां तक दिव्य संधि की बात है, इसे सौंप दो। लिन शेन ने अपना हाथ ची जियू की ओर बढ़ाया। इस बिंदु पर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था, और ची जियू की अनिश्चितता का मुख्य कारण ये पता लगाना था कि क्या वास्तव में दिव्य प्रतिमा के साथ कोई समस्या थी। इस प्रकार उन्होंने स्वयं कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। चूंकि लिन शेन को दोष लेना था, इसलिए उसने सावधानी को हवा में उड़ा दिया और हताश होकर उन 3 ग्रहों के ग्रहीय समझौतों को लिन शेन को सौंप दिया। लिन शेन ने ग्रह संबंधी संधियों को अपने हाथ में लिया और फिर उन्हें ग्लेन के सामने लाया। ग्लेन ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लिन शेन ने अपना हाथ हटा लिया और हल्के से कहा, कैश ऑन डिलीवरी। अध्याय, कृपया इसे गंभीरता से लें। बेशक, ग्लेन ने किसी को दिव्य प्रतिमा लाने का आग्रह किया। जल्द ही दिव्य प्रतिमा को उसके आधार सहित धकेल दिया गया और लिन शेन के सामने रख दिया गया। लॉर्ड ग्लेन, क्या ये वही दिव्य प्रतिमा है जिसकी हमने पहले पुष्टि की थी? लिन शेन ने प्रतिमा को देखते हुए पूछा। बेशक, हम डीमन जनजाति के लोग एक ऐसी जाति हैं जो ईमानदारी को महत्व देते हैं और कभी भी धोखे में शामिल नहीं होते। लॉर्ड लिन, आप इसकी पुष्टि करवा सकते हैं, ग्लेन ने आत्मविश्वास से कहा। यह निश्चित रूप से उनकी पहले से सत्यापित मूर्ति थी, क्योंकि यह वास्तव में नकली थी, इसलिए उन्होंने इसे बदलने की जहमत क्यों उठाई? यह मूर्ति अमर जीवन आधार से रूपांतरित की गई है ना? लिन शेन ने फिर ग्लेन से पूछा। ... बिल्कुल, ये वास्तव में दिव्य जाति के अमर जीवन आधार से परिवर्तित एक वस्तु है।
ग्लेन ने हंसते हुए कहा, मेरा मानना है कि दुनिया में सेलेस्टियल रेस के अलावा कोई भी अन्य जाति इस तरह के जीवन आधार को जन्म नहीं दे सकती। ची जियू ने एक क्षण सोचा और ब्लू आई मास्टर को बुलाकर पुनः इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया ताकि पता चल सके कि कोई समस्या तो नहीं है। हालांकि वह यह भी जानता था कि इस बात की संभावना नहीं है कि कोई नया मुद्दा सामने आएगा और दीमन जनजाति इस समय धोखे में शामिल नहीं होगी, लेकिन क्या होगा अगर? उसे क्या पता था कि लिन शेन उसे यह मौका भी नहीं देगा। जैसे ही लिन शेन दिव्य प्रतिमा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, मुझे कुलीन वर्ग की ईमानदारी पर भरोसा है, एक सामान्य नज़र ही पर्याप्त होगी, आगे सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। ची जियू का चेहरा झुंझलाहट से मुड़ गया, लेकिन ग्लेन काफी खुश था। उसने लिन शेन को अंगूठा दिखाया। लॉर्ड लिन एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, हमारी दीमन जनजाति सीधे सादे लोगों को पसंद करती है। आप हमारे कबीले के लिए सदैव मित्र रहेंगे। लिन शेन ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, मुझे भी दीमन जनजाति से बहुत लगाव है और मैं आपके कुलीन वर्ग के साथ स्थायी मित्रता बनाए रखने की आशा करता हूँ। ग्लेन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने लिन शेन के चेहरे के हाव भाव बदलते देखे। लिन शेन तेजी से मुड़े, उनका चेहरा गंभीर था क्योंकि उन्होंने ग्लेन को घूरते हुए पूछा, लॉर्ड ग्लेन, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? ग्लेन हैरान रह गया, लिन शेन के इशारे को समझ नहीं पाया। ये वह मूर्ति नहीं है जिसकी हमने पहले पुष्टि की थी। जैसे ही लिन शेन ने ये शब्द कहे, दोनों पक्ष दंग रह गए। असंभव, ये वह दिव्य प्रतिमा है। ग्लेन ने जल्दी से प्रतिमा की बारीकी से जांच की और कोई समस्या नहीं पाई। ऐसा नहीं है। लिन शेन ने ठंडा चेहरा बनाए रखा और सिर्फ 2 शब्द बोले। लिन शेन को इतना आश्वस्त देखकर ग्लेन भी असहज महसूस करने लगा और जल्दी से किसी को इसकी पुष्टि करने के लिए बुलाया। परिणाम से तुरंत पुष्टि हो गई कि यह वास्तव में स्वर्गीय दिव्य प्रतिमा थी। लॉर्ड लिन, आप पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, है न? ग्लेन का स्वर भी ठंडा पड़ गया। समझौता पूरा हो चुका है, अब पीछे हटना अक्षम्य है। लिन शेन ने ग्लेन को नजरअंदाज कर दिया, मूर्ति के पास गए और उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, लॉर्ड ग्लेन, मूर्ति अमर जीवन आधार से परिवर्तित की गई है, सही है? बिल्कुल, ग्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यद्यपि ये दिव्य प्रतिमा नकली थी, किंतु वास्तव में इसे दिव्य जाति के अमर जीवन आधार से रूपांतरित किया गया था, न कि जाति के प्रथम अमर आधार से। हमारी दिव्य जाति के जीवन आधार का पहला अमर प्रकाश का दूत है। लिन शेन ने कहा, प्रकाश के देवदूत के पंख, जिन्हें प्रकाश के पंख कहा जाता है, प्रकाश की किरणों की तरह बारीक होते हैं। ये पंख बालों के रेशों की तरह मोटे होते हैं, उस मूर्ति की तरह बिल्कुल नहीं जो हमने उस दिन देखी थी। ग्लेन ने बताया, जीवन आधार ने आध्यात्मिकता को, जो अनंत वर्षों से नष्ट हो रही है, जीवाश्मों से लगभग अप्रभेद्य बना दिया है। इसकी बनावट का खुरदरा हो जाना सामान्य बात है। लेकिन आप इस तथ्य को कैसे समझाएंगे कि प्रकाश के दूत की उंगलियां इतनी नाजुक हैं? लिन शेन ने आगे कहा, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का दूत एक योद्धा देवदूत है जो शक्ति का प्रतीक है और इसके अलावा पुरुषत्व का प्रतीक है। उंगलियां मजबूत और लंबी होनी चाहिए, लेकिन ये उंगलियां स्पष्ट रूप से अधिक नाजुक हैं। ग्लेन समझाना चाहते थे, लेकिन लिन शेन ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे उन मुद्दों की ओर इशारा किया जिनका उल्लेख के ने पहले किया था। ची जियू और अन्य लोग दंग रह गए। उन्होंने पहले इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था, या ये कहा जा सकता है कि दिव्य जाति की दिव्य प्रतिमा के बारे में उनकी समझ बहुत सीमित थी। केवल दस्तावेजों, सामग्रियों और पुनर्स्थापना चित्रों पर निर्भर रहकर ऐसी समस्याओं को समझ पाना असंभव था। आखिरकार, वर्षों के क्षरण के बाद दिव्य प्रतिमा में आए सूक्ष्म परिवर्तनों से बचना कठिन था। दीमन जनजाति इन समस्याओं को इसलिए पहचान सकी क्योंकि उनके पास असली और नकली दोनों प्रकार की दैवीय मूर्तियां थीं, जिससे तुलना के बाद उन्हें इन सूक्ष्म विसंगतियों का पता लगाने में मदद मिली। दिव्य प्रतिमा में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, लॉर्ड लिन। आपने इन मुद्दों का पहले उल्लेख क्यों नहीं किया? जब आपने पहले इसका मूल्यांकन किया था तो ये बिल्कुल यही दिव्य प्रतिमा थी, इसमें कोई गलती नहीं है। यदि कोई समस्या है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इसका स्पष्ट मूल्यांकन नहीं किया है। ग्लेन ने कुछ हद तक उन्मत्त होकर कहा, उनके शब्द स्पष्ट रूप से विचारहीन थे। लॉर्ड ग्लेन, यदि आपकी दीमन जनजाति लोगों को धोखा देने जा रही है और खंभे के लिए बीम बदलने जैसी चालें चल रही है, तो आपको कम से कम इसे विश्वसनीय बनाना चाहिए। क्या आप हमें ऐसी वस्तु बेचकर हमारे साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? लिन शेन ने ठंडे स्वर में कहा, लॉर्ड लिन, मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ये स्पष्टतः वास्तविक दिव्य प्रतिमा है। यह आपके साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है? ग्लेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, उसने कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करने का निश्चय किया, और भी अधिक इसलिए क्योंकि उसने इसे बदला नहीं था। यह अमर के जीवन आधार का परिवर्तन है ना? लिन शेन ने फिर पूछा। लॉर्ड लिन, मुझे आपको कितनी बार बताना होगा? यह अमर के जीवन आधार वास्तविक दिव्य प्रतिमा का एक रूपांतरण है। ग्लेन निश्चित रूप से पुष्टि कर सकता था। ठीक है। लिन शेन ने दिव्य प्रतिमा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया।
जब उसकी उंगलियां उस पर पड़ी तो वह सड़ते हुए पत्थर की तरह टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और तुरंत मलबे में बदल गया। N0 न्यू स क्या इसे आप अमर जीवन आधार से अमर आकार की दिव्य प्रतिमा कहते हैं? लिन शेन ने मलबे को जमीन पर फेंक दिया और फिर दिव्य प्रतिमा को फिर से पकड़ लिया। उनके हाथों में ये सचमुच मलबे की तरह था जो आसानी से टुकड़ों में बिखर रहा था। क्या यही आपकी डीमन जनजाति की ईमानदारी की परिभाषा है? हर कोई अचंभित था और ग्लेन का मुंह खुला का खुला रह गया। लिन शेन द्वारा दिव्य प्रतिमा को अविश्वसनीय रूप से नष्ट होते देख यहाँ तक कि उसे संदेह होने लगा कि क्या प्रतिमा वास्तव में बदली गई थी। लिन शेन का गुस्सा बढ़ता गया और उसके हाथ के एक थप्पड़ से दिव्य प्रतिमा तुरंत जमीन पर टूटकर गिर गई। लॉर्ड ग्लेन, यदि आपका डीमन जनजाति लोगों को धोखा देना चाहता है तो क्या आप कम से कम इसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या आप सभी के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? लिन शेन गुस्से से चिल्लाया। ग्लेन अचंभित था और ची जियू भी। किसी ने भी ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं की थी। लिन शेन स्पष्ट रूप से अमर नहीं था। यदि वह अमर होता भी तो वह टोफू की तरह अमर जीवन आधार को नष्ट नहीं कर सकता था। आना, कोई व्यक्ति मूल्यांकन करें। ग्लेन घबरा गया था लेकिन अभी भी उसका दिमाग साफ था। उसने जल्दी से किसी को बुलाकर मूल्यांकन करने को कहा। लेकिन मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं थी। डीमन जनजाति के किसी व्यक्ति ने एक टुकड़ा उठाया और वह चुटकी बजाते ही मलबे में तब्दील हो गया। ऐसी बनावट निश्चित रूप से अमर जीवन आधार का रूपांतरण नहीं हो सकती थी। अचानक माहौल अत्यंत भयानक हो गया और ग्लेन तथा अन्य लोगों के माथे से लगातार ठंडा पसीना टपकने लगा। लॉर्ड ग्लेन, कृपया अपने कबीले के लोगों को हमें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। हमने दिव्य प्रतिमा के लिए एक ग्रह का व्यापार किया लेकिन आपने इसे नकली के साथ बदल दिया। हम दिव्य जाति के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि हमें आसानी से धमकाया जा सके। लिन शेन ने ग्लेन को जोरदार तरीके से डांटा जबकि उसकी निगाह ची जियू की ओर चली गई। अंततः सदमे से उबरते हुए ची जियू ने लिन शेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और फिर ग्लेन के सामने खड़ी हो गई। ऐसे घृणित कृत्य मेरी दिव्य जाति का अपमान करते हैं। अगर डीमन जनजाति हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती है तो मेरी जाति इसे हल्के में नहीं जाने देगी। लेन देन पूरा करे दूत समूह के अधिकारियों की कठोर आलोचनाओं का सामना करते हुए ग्लेन अभिभूत हो गया और उसके पास शब्द नहीं थे। ग्लेन की नज़र लिन शेन पर पड़ी जो अब पीछे आराम से बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं था और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह असली मूर्ख था। हालांकि वह नहीं जानता था कि नकली दिव्य प्रतिमा क्यों टूट गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि लिन शेन को पता था कि यह नकली है, अन्यथा लिन शेन नकली दिव्य प्रतिमा के मुद्दों के बारे में बात करने में सक्षम नहीं होता। लिन शेन ने जो कुछ भी कहा वह वास्तविक दिव्य प्रतिमा से बिल्कुल मेल खाता था जो स्पष्ट रूप से पूर्वनियोजित था। हालांकि वह जानता था कि दिव्य प्रतिमा नकली है, फिर भी उसने मूल्यांकन के दौरान कुछ नहीं कहा बल्कि समझौते पर हस्ताक्षर होने तक इंतजार किया और अचानक इसे मुद्दा बना दिया। लानत है। तब ग्लेन को एहसास हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लिन शेन ने जो हंगामा किया था वह परेशान करने वाला था। अगर उसने लिन शेन को पहले ही रोक दिया होता और उसे नकली दिव्य प्रतिमा को नष्ट नहीं करने दिया होता तो शायद चीजें बदलने का मौका मिल सकता था। ... लेकिन अब जब नकली दिव्य प्रतिमा नष्ट हो गई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सबूत ही नहीं बचा था। हालांकि दोनों पक्ष जो चाहें कह सकते थे, लेकिन कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसी घटिया चीज असली दिव्य प्रतिमा थी। ग्लेन को अपने दिल में बहुत पछतावा हो रहा था। वह लिन शेन को कम आंकने और लिन शेन को दिव्य प्रतिमा को छूने की अनुमति देने के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उस आदमी ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर योजना बनाई। ग्लेन ने लिन शेन को गुस्से से देखा और जोर से चिल्लाया, आप ही हैं जिन्होंने दिव्य प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है और मैंने अभी तक मुआवजे के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं भुगतान करूं। मैं क्यों करूं? ठीक है, आप चाहते हैं कि हम मुआवजा दें, है ना? हम अपनी कलाकृतियों से आपकी भरपाई कर देंगे। हमें असली दिव्य प्रतिमा दे दीजिए, ची जियू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। टकराव पुनः बहस में बदल गया और ग्लेन को पता था कि अब वह स्थिति को हल नहीं कर सकता और उसे शाक्सुन जनरल को रिपोर्ट करने के लिए पुनः बैठक कक्ष छोड़ना पड़ा। उस समय शाक्सुन जनरल तियान जियू के साथ दूसरी तरफ से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार जब डीमन जनजाति ने सेलेस्टियल रेस से प्लांट पैक्ट हासिल कर लिया तो वे अंततः असली सेलेस्टियल दिव्य प्रतिमा को तियान जियू को बेच सकते थे। तब तक दिव्य जाति एक नकली दिव्य प्रतिमा पर भाग्य खर्च कर चुकी थी और वास्तविक दिव्य प्रतिमा तियान जियू के कब्जे में दिखाई दे रही थी। सम्राट तियानशु ने अपना सम्मान और पैसा खो दिया था और तुरंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मजाक बन गया था जो जातियों के बीच लंबी गपशप का विषय बन गया था। लिन शेन वास्तव में चालाक है, आखिरी समय में बातचीत कर रहा है और सेलेस्टियल रेस को 4 ग्रह कम भुगतान करवा रहा है। शाक्सुन जनरल स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था और यहाँ तक कि तियान जियू को दोषी ठहरा रहा था, ये संकेत देते हुए कि उसकी खुफिया जानकारी गलत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बस थोड़ी सी चतुराई है, लेकिन अंत में ये सब आपकी गणना के अंतर्गत आता है।
मेरे जनरल, चाहे वह कितना भी चालाक हो, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह एक नकली दिव्य प्रतिमा होगी, तियान जियोयू ने कहा। उसके शब्द शाक्सुन के लिए चापलूसी भरे थे, लेकिन वे शाक्सुन को ये भी याद दिला रहे थे कि वह वही था जिसने धोखेबाज दिव्य प्रतिमा को बाहर निकाला था। उसकी अविभाज्य नकली वस्तु के बिना तथा सेलेस्टियल रेस की उसे पहचानने में असमर्थता के बिना योजना को क्रियान्वित करना कठिन होता। इससे पहले कि शक्सुन जनरल कुछ कह पाते, संचारक अचानक बज उठा, और ये देखकर कि यह ग्लेन का फोन था, शक्सुन ने उत्तर दिया, ये सोचकर कि ग्लेन ने सौदा तय कर लिया है। सामान्य NOGO सर, कोई समस्या हो गई है, ग्लेन ने परेशान भाव से कहा। क्या बात, क्या उस मानव बच्चे ने सौदा त्याग दिया? क्या उसने हस्ताक्षर नहीं किए? शाक्सुन ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, ग्लेन ने उत्तर दिया। ये सुनकर कि हस्ताक्षर हो गए हैं, शाक्सुन और तियान जियू दोनों ने राहत की हल्की सांस ली। जब तक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए तब तक यही बात मायने रखती थी। उसे दिव्य प्रतिमा में कोई समस्या मिली? शाक्सुन ने उदासीनता से पूछा। यदि दूसरे पक्ष को भी किसी समस्या का पता चल गया हो तो भी बहुत देर हो चुकी थी, जब तक कि वे समस्या को स्वीकार नहीं करते। सेलेस्टियल रेस ने स्वयं ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा इसे वापस लेने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। ग्लेन ने जल्दी से कहा। लिन शेन ने कहा कि जो मूर्ति हम लाए हैं वह नहीं है जिसकी उन्होंने प्रामाणिकता बताई थी। क्या उन्होंने कहा कि यह अलग था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप उनके अंतिम प्रमाणीकरण की रिकॉर्डिंग निकालकर सीधे उसकी तुलना नहीं कर सकते? शाक्सुन ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक ये वही मूर्ति है जिसकी उन्होंने अंतिम बार प्रामाणिकता प्रमाणित की थी, भले ही यह नकली हो फिर भी उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। ग्लेन का चेहरा परेशानी से भरा था। लिन शेन ने दिव्य प्रतिमा को टुकड़ों में तोड़ दिया। कितना हास्यास्पद! सेलेस्टियल रेस ने डीमैन जनजाति के क्षेत्र में इतनी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत की है, वे मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, शक्सुन ने गुस्से से चिल्लाया। उन्होंने हमला नहीं किया, ग्लेन ने कठोरता से कहा। अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो दिव्य मूर्ति कैसे टूट गई? शक्सुन ने आश्चर्य से पूछा। यह एक हल्के से थप्पड़ से टोफू के अवशेषों की तरह टुकड़ों में टूट गया। जनरल, क्या हमारी दिव्य मूर्ति के साथ कोई समस्या हो सकती है? क्या हम गलत सामान ले आए? अन्यथा ये छूने पर कैसे टूट सकता है? ग्लेन ने कहा। शाक्सुन और तियान जियो दोनों दंग रह गए। एक सामान्य थप्पड़ से यह कैसे टूट सकता है? यद्यपि यह नकली था, इसे अमर जीवन आधार से परिवर्तित किया गया था। पहले सेलेस्टियल इमोर्टल के जीवन आधार से न होने के अलावा ये वास्तव में असली चीज से बहुत अलग नहीं था। ये टोफू से नहीं बना था, तो ये छूने पर टोफू के अवशेषों में कैसे टूट सकता था? यहाँ तक कि लिन शेन, जो एक निर्वाण प्राणी है, भी ऐसा नहीं कर सका, और साधारण अमर लोगों के लिए भी उस सीमा तक ऐसा करना कठिन होगा। एक स्पर्श से टूट गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बिना किसी कौशल का उपयोग किए। निर्वाण की शक्ति का कोई उपयोग नहीं। शक्सुन ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। नहीं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ एक नंगे हाथ से थप्पड़ मारा गया था जिससे ये टुकड़ों में बिखर गया। जब इसे पकड़ा गया तो यह मलबे में तब्दील हो गया। हमारे लोगों ने भी जांच की, छूने पर सामग्री टूट जाती है, ये निश्चित रूप से अमर सामग्री नहीं है, ग्लेन ने समझाया। तियान जियू, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि नकली दिव्य प्रतिमा भी एक प्राचीन दिव्य अमर जीवन आधार से रूपांतरित की गई थी? ये छूने पर कैसे टूट सकता है? शाक्सुन ने तियान जियू की ओर रुख किया। यह असंभव है, यह एक अमर के जीवन आधार से रूपांतरित किया गया है। यदि कोई सामान्य अमर व्यक्ति इसे पूरी ताकत से भी मारे तो भी यह नहीं टूटेगा, और न ही यह टूटेगा, जैसा कि उसने बताया, ये टूटकर टोफू के टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। लिन शेन हमें धोखा दे रहा है। तियान जियू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस बात को लेकर अनिश्चित की स्थिति को कैसे संभाला जाए? तो फिर मेरे लिए एक चाल चलो, बिना किसी कौशल या निर्वाण की शक्ति के उपयोग के कैसे एक निर्वाण प्राणी को एक अमर जीवन आधार को केवल छूने से मलबे में बदलने के लिए प्रेरित किया जाए। शाक्सुन ने ठंडी सांस ली। जनरल, कृपया धैर्य रखें, इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। तियान जियू ने कहा, हमें पहले इसकी गहन जांच करनी होगी। शक्सुन ने उसे अनदेखा किया। ग्लेन की ओर मुड़ते हुए, लिन शेन ने क्या कहा? वे जोर देते हैं कि यह वह दिव्य प्रतिमा नहीं है जिसे उन्होंने उस दिन प्रमाणित किया था, और मांग करते हैं कि हम असली प्रतिमा सौंप दें जिसे उन्होंने प्रमाणित किया था, या फिर समझौते के अनुसार दंड शुल्क का 3 गुना वापस करें। ग्लेन ने कहा और पूछा, जनरल, अब हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? उन्हें असली दिव्य प्रतिमा दे दो और लेन देन पूरा करो, शाक्सुन ने उत्तर दिया। जनरल, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच एक समझौता हुआ है, असली दिव्य प्रतिमा मुझे बेची जानी थी। तियान जियू ने आश्चर्य से कहा और उसे रोकने के लिए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप जो दिव्य प्रतिमा लाए थे उसका पता लगा लिया गया, यह आपके कौशल की कमी है।
आप हार गए हैं, इसलिए आपको हार स्वीकार करनी होगी, शाक्सुन ने गंभीरता से कहा। यदि आप दिव्य प्रतिमा चाहते हैं तो पहले तिगुनी दंड फीस का भुगतान करें, फिर हम व्यापार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तियान जियू तुरंत चुप हो गया। तिगुनी फीस 9 बेस म्यूटेशन ग्रहों के बराबर थी, साथ ही दिव्य प्रतिमा खरीदने के लिए संसाधन भी। इतनी बड़ी रकम, अगर वह इसे वहन कर सकता तो उसे ये चालें चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंतरिक्ष यान का अपहरण कर लिया गया है। ची जियू और पूरे प्रतिनिधिमंडल को लगा जैसे वे सपना देख रहे थे। डीमन जनजाति ने वास्तव में कहा था कि वे गलत दिव्य प्रतिमा ले आए हैं, तथा फिर एक पुरानी जर्जर दिव्य प्रतिमा ले आए। दिव्य जाति के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद न केवल मूर्ति दिव्य मूर्तियों के मानकों को पूरा करती थी, बल्कि लिन शेन द्वारा बताए गए सभी बिंदु एक एक करके मेल खाते थे, चाहे वे इसे कैसे भी देखें। ये वास्तविक लग रहा था। हालांकि वे अभी भी निश्चित होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और सभी ने अपनी निगाहें लिन शेन की ओर घुमा लीं। लेकिन डीमन जनजाति के लोग लिन शेन की ऐसे रखवाली कर रहे थे जैसे किसी चोर से रखवाली कर रहे हों, और उन्होंने उसे मूर्ति को छूने नहीं दिया। एन ओमाइक्रॉन जीओ स हर बार जब लिन शेन दिव्य प्रतिमा के थोड़ा करीब पहुंचता तो वह ग्लेन और अन्य लोगों को डराकर पसीने से तर कर देता। वे जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते, क्योंकि उन्हें डर था कि वह फिर से प्रतिमा को तोड़ देगा। यह एक वास्तविक दिव्य प्रतिमा थी, और यदि ये दोबारा टूट जाती तो वे तीसरी प्रतिमा नहीं बना सकते थे। कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता था। ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है, तो चलिए हैंडओवर शुरू करते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ हट गए। ग्लेन ने राहत की एक लंबी सांस ली और सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधियों के साथ कार्यभार सौंपते समय मुस्कुराने को मजबूर हो गए। ची जियू और अन्य लोगों ने कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी की मानो वे नींद में चल रहे हों। ची जियू, जिन्हें प्रभारी होना चाहिए था, एक प्रशिक्षु की तरह लग रहे थे, जिन्होंने अभी तक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा लिन शेन के भावों की जांच कर रहे थे। जब तक हस्तांतरण पूरा नहीं हो गया और दिव्य प्रतिमा को सीधे अंतरिक्ष यान पर नहीं ले जाया गया, तब तक ची जियू को कुछ अवास्तविक सा एहसास नहीं हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या ये वास्तव में एक दिव्य प्रतिमा है? ची जियू अपने पास खड़े लिन शेन से पूछे बिना नहीं रह सका। ये वास्तविक होना चाहिए, है ना? क्या आप सभी ने पहले ही इसका मूल्यांकन नहीं कर लिया है? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ची जियू को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी आंखों में आक्रोश की झलक थी। पहले उसे ब्लू आई मास्टर और उसके मूल्यांकन पर काफी भरोसा था, लेकिन अब अगर लिन शेन ये कहे कि यह बात नकली है, तो वह वास्तव में ब्लू आई मास्टर और अन्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि यह वास्तविक होना चाहिए, लिन शेन ने कहा, ची जियू की निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस करते हुए, और फिर कहा, इस बार हमने दिव्य प्रतिमा के बदले में केवल 3 ग्रहों का उपयोग किया। हमें मिशन को पूर्णता के साथ पूरा हुआ मानना चाहिए, है ना? न केवल पूर्णता, बल्कि अपेक्षाओं से बढ़कर। भगवान लिन के यहाँ होने का धन्यवाद, अन्यथा हम डीमन जनजाति के उन बेशर्म बदमाशों के झांसे में आ जाते, ची जियू ने कहा। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ गया। भले ही लिन शेन को इसका दोष देना पड़े, लेकिन अगर उन्होंने वास्तव में नकली ग्रहों के लिए 7 ग्रहों का आदान प्रदान किया होता तो हार की भावना असहनीय होती। बाद में विदेशी जातियों को इसकी परवाह नहीं रहेगी कि यह हस्ताक्षर किसका है। संपूर्ण सेलेस्टियल जाति एक मजाक बन जाएगी। लिन शेन ने कहा, यह सभी के प्रयासों का परिणाम है। आपके तर्कपूर्ण और जोरदार तर्कों के बिना डीमन जनजाति आसानी से असली दिव्य प्रतिमा को नहीं छोड़ती। लिन शेन की ओर ची जियू की नज़र और भी अजीब हो गई। यह मानव वास्तव में इस समय ऐसी बातें कहने में सक्षम था जो स्पष्ट रूप से उन्हें संकेत दे रहा था कि वह सारा श्रेय अकेले नहीं लेगा, न ही वह उनकी गलतियों को उजागर करेगा। जब तक लिन शेन ने इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया, तब तक सेलेस्टियल रेस के उच्च अधिकारियों को बातचीत में की गई मूर्खतापूर्ण बातों के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था मानो एक बड़ी गलती पुण्य में बदल गई हो और वापस लौटने पर परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक क्षण के लिए प्रतिनिधिमंडल के कई अधिकारियों का लिन शेन के प्रति रवैया बदल गया, और अधिकांश अधिकारियों ने उनके प्रति कृतज्ञता की भावना महसूस की। लिन शेन पर उनकी नज़र अब पहले जैसी नहीं थी। डीन लिन, मुझे नहीं पता क्या कहना है, ची जियू ने शर्म से कहा। उसने केवल लिन शेन को दोषी ठहराने का इरादा किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन न केवल असली दिव्य प्रतिमा को वापस लाएगा, बल्कि इस प्रक्रिया में केवल 3 निम्न ग्रहों का भुगतान भी करेगा। इन तरीकों से ची जियू को भी ऐसा महसूस होने लगा मानो वह रोलर कोस्टर पर सवार हो और यह अनुमान लगाने में असमर्थ हो कि आगे क्या होगा। उन्होंने इसे पूर्णतया अथाह पाया। दूत प्रतिनिधिमंडल के अन्य अधिकारी लिन शेन के प्रति आधे विस्मय और आधे आभार में थे, और सम्राट तियानशु के इस निकट मंत्री के प्रति थोड़ा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं कर रहे थे। फिर भी लिन शेन अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता था। यदि सौभाग्यवश उसका केके से सामना न हुआ होता और उसे दिव्य की सच्ची दिव्य प्रतिमा के दर्शन न कराए गए होते, तो वह ची जियू से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता। ये केके वास्तव में कौन है?
लिन शेन ने सोचा, उसके मन में कुछ संदेह थे, फिर भी वह उनकी पुष्टि करने में असमर्थ था। उन्होंने ऑनलाइन भी खोज की थी, लेकिन के नामक इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, यहाँ तक कि उन्होंने सेलेस्टियल नेट पर दीमन जनजाति के कुछ उल्लेखनीय और धनी युवाओं की तस्वीरें भी देखीं, फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। इस बीच दीमान स्टार पर स्थित शाही महल के अंदर एक युवा नपुंसक दीमान जनजाति के छोटे सम्राट शाक्सुन को भोजन परोस रहा था। यदि लिन शेन वहां होते तो वे पहचान लेते कि दीमन जनजाति का ये छोटा सम्राट कोई और नहीं बल्कि के ही था, जिससे उनकी मुलाकात प्रक्षेपण कक्ष में हुई थी। महाराज, क्या आपके पास आज बांटने के लिए कोई खुशी की बात है? युवा खोजे ने पूछा। जब उसने सम्राट को मुस्कुराते हुए, खाते हुए और जोर से हंसते हुए देखा तो वह उत्सुक था कि भोजन करने में इतनी मजेदार बात क्या हो सकती है। कुछ नहीं, मैं तो बस खुश महसूस कर रहा हूँ, छोटे सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को दबा नहीं पाया। वह सचमुच बहुत खुश था, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के बाद से आज तक उसे इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इतने वर्षों के बाद अंततः उसे अपनी पहली जीत मिली और उसने उस व्यक्ति पर एक जीत हासिल कर ली। तियान जियो और उस बूढ़े चोर के बीच गठबंधन में दरारें आ गई हैं। यू स्टार और ब्लेजिंग स्टार बूढ़े चोर के हाथों में नहीं पड़े, जिससे एक महान पश्चिमी गठबंधन बनाने की उसकी योजना में देरी हो गई। मेरे पास अभी भी एक मौका है, छोटे सम्राट ने उस व्यक्ति के बारे में सोचा। उसके होंठ फिर से सिकुड़ गए। दिलचस्प साथी, मैंने उसे कम करके आंका था, ये सोचकर कि वह अधिक से अधिक केवल सौदे को बाधित कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दूर तक जा सकेगा। अगर मेरे साथ उनके जैसे और भी प्रतिभाशाली लोग होते तो शायद मेरी स्थिति इतनी कठिन नहीं होती जितनी कि अब है। बस ऐसे ही चले जाना, अलविदा का संदेश भी नहीं। कैथरीन बहुत दुखी थी। लिन शेन ने दीमन स्टार को बिना बताए ही छोड़ दिया था, हालांकि उसने उसे अपना संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से दे दिया था। स्वाभाविक रूप से लिन शेन कैथरीन से संपर्क करने के मूड में नहीं था। मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि दिव्य प्रतिमा को स्काई पिनेकल स्टार पर वापस नहीं लाया जाता। अंतरिक्ष यान की यात्रा सबसे खतरनाक समय था। हर कोई किसी भी अप्रत्याशित घटना के डर से हाई अलर्ट पर था। लेकिन जिसका डर था वह हो सकता है। अचानक तेज गति से उड़ता जहाज रुक गया, जैसे कि उसे खड़ा कर दिया गया हो। चाहे कितना भी चालक लगा हो, वह आगे नहीं बढ़ सकता था। लिन शेन का रंग बहुत गंभीर लग रहा था। ऐसी शक्ति रखने वाले नवागंतुक संभवतः कोई साधारण लोग नहीं थे। अमर रक्षक और ची जियू तुरंत अमर कानूनों और चमक के आतंक से भड़क उठे और अपने आसपास की रक्षा के लिए अंतरिक्ष यान से बाहर निकल आए। अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष में खड़े होकर लिन शेन ने देखा कि विभिन्न जातियों के 1 दर्जन से अधिक लोग यान के चारों ओर खड़े थे। उनके चारों ओर का स्थान विकृत और विकृत था। स्पष्टतः वे सभी अमर नियमों वाले अमर प्राणी थे। निकटवर्ती अंतरिक्ष इतना विकृत हो गया था कि पूरा अंतरिक्ष यान इस विकृत क्षेत्र में फंस गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था। वह है तियान जियो, नीली आंखों वाले मास्टर ने अपने चेहरे पर एक बड़ा बदलाव लाते हुए कहा, और भूरे बालों वाले सेलेस्टियल्स में से एक को पहचान लिया। लानत है, ये पूरी तरह से बेशर्मी है। दीमन जनजाति के क्षेत्र में परेशानी शुरू करना। लिन शेन ने गंभीर स्थिति को भांपते हुए मन ही मन शाप दिया। ची जियू सहित उनके पक्ष में केवल 6 अमर थे, जबकि विपक्ष के पास 1 दर्जन से अधिक अमर थे, जिनमें से एक तियान जियो भी था। कानून ची जियू और अन्य ने अंतरिक्ष यान की रक्षा के लिए अपने स्वयं के अमर कानूनों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके विरोधियों की कानूनी शक्ति द्वारा इसे तुरंत विघटित कर दिए जाने के बावजूद ये बरकरार रह सका। उनका नेतृत्व करते हुए तियान जियो ने शून्य में ची जियू को देखा और ठंडे उदासीनता के साथ बोला, नौजवान, दिव्य प्रतिमा को पीछे छोड़ दो और हमारी साझा दिव्य रक्त रेखा को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। गद्दार, तुम्हें बहुत पहले ही स्वर्गीय जाति से निष्कासित कर दिया गया है। रक्तवंश के बारे में बकवास मत करो, तुम अयोग्य हो। ची जियू ने ठंडे स्वर में उपहास किया। बहुत अच्छा, काफी अच्छा चरित्र। डायली, तुम आज ये क्यों नहीं जांचती कि ची परिवार के 9वें विशेषज्ञ के पास वास्तव में कितना पदार्थ है? तियान जियो ने एक महिला अमर से कहा। जैसा मैं चाहता हूं, अमर ने कहा। एक भाले के आकार का अमर आत्मा आधार बुलाया और शून्य में दूरी से ची जियो पर बमबारी की। ची जियो ने चांदी के भाले को बिजली की तरह आते हुए देखा, लेकिन उसने उदासीनता से एक ब्लेड के आकार का आत्मा आधार निकाला और उसे शून्य में फेंक दिया। भाला और ब्लेड बिजली की जुड़वांधारियों की तरह चमके और शून्य में टकराए, जिससे विस्फोटों की झड़ी लग गई। ... ये लिन शेन का अमर स्तर की लड़ाई से पहला सामना था, क्योंकि उसे शून्य युद्ध का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। उसे ये दृश्य बिल्कुल नया लगा। एन ओमाइक्रॉन। हालांकि आरोही और निर्वाण प्राणी भी लंबी दूरी की लड़ाई के लिए आत्मा आधारों या जीवन आधारों पर निर्भर हो सकते थे, लेकिन उनकी सीमा विशेष रूप से विशाल नहीं थी। अमर स्तर की लड़ाइयाँ काफ़ी अधिक दूरी पर होती थीं। इस समय उनके बीच की दूरी को देखते हुए लिन शेन को एहसास हुआ कि अपनी गति के बावजूद उसे प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, जो उस अंतराल में कई लंबी दूरी के हमले शुरू कर सकता था।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अमर स्तर पर युद्ध की दूरी और गति बहुत अधिक है, पास में खड़े यांग युदू ने टिप्पणी की। वह केवल प्रकाश की किरणों को शून्य में टकराते हुए देख सकता था, जिससे विस्फोटों की लहरें पैदा हो रही थीं, लेकिन उसे यह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था कि दो अमर आत्मा आधार किस प्रकार लड़ रहे थे। लिन शेन भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, उसकी गति और दृष्टि केवल निर्वाण स्तर पर थी, वह अमर स्तर के युद्ध की गति और लय के साथ नहीं रह सकता था। ये सिर्फ एक जांच का प्रयास है, असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, उनके बगल में बैठे ब्लू आई मास्टर ने कहा। क्या इस तरह की लड़ाई अभी भी सिर्फ जांच है? लिन शेन ने आश्चर्य से पूछा। उनके अनुसार स्पिरिट बेसों की टक्कर से उत्पन्न शक्ति छोटे क्षुद्र ग्रहों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी ये केवल एक जांच थी। ब्लू आई मास्टर ने बताया, अमर स्तर पर लड़ाई कानूनी शक्ति के टकराव के मुकाबले गौण है। यदि किसी के कानून का उल्लंघन किया जाता है तो चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत पाना कठिन है। और यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी के कानून का मुकाबला नहीं कर सकते, तो भी आपकी ताकत और कौशल को प्रभावी बनाने के लिए कम से कम आपको स्वयं उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। कोई कैसे जान सकता है कि उनके कानून का विरोध किया जाएगा? लिन शेन ने पूछा। ब्लू आई मास्टर ने उत्तर दिया, अमर कानून 4 स्तरों में विभाजित हैं: अतीत कानून, वास्तविकता कानून, भविष्य कानून और अमर कानून। भूतकाल का नियम सबसे आम है और इसका प्रतिवाद आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यह पूर्ववर्तियों से लिया गया है। उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए कई लोग इस कानून को सीखते हैं, लेकिन अलग अलग दक्षता के साथ, जिससे इसका मुकाबला करना आसान हो जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिकांश अमर लोगों के पास अतीत के नियम होते हैं। वास्तविकता का नियम भी दूसरों द्वारा निर्मित चीज़ों पर आधारित है, लेकिन यदि आप दूसरों का अध्ययन करने के बजाय आत्मज्ञान के माध्यम से नियम तक पहुँचे हैं, तो इसे अतीत का नियम नहीं बल्कि वास्तविकता का नियम माना जाता है। यद्यपि यह कानून पहले से ही ज्ञात है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण के कारण इसमें भिन्नता के कारण इसका मुकाबला करना कठिन हो जाता है। भविष्य के कानून का मुकाबला करना सबसे कठिन है, क्योंकि आपको एक नई कानून शक्ति की कल्पना करनी होगी जो पूर्वजों द्वारा कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी, दूसरों द्वारा अनदेखी और अनसुनी। इसका मुकाबला करना दोगुना मुश्किल हो जाता है। अतीत, वास्तविकता और भविष्य के नियम ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा मान्य हैं। यदि कोई व्यक्ति भविष्य के किसी नियम की खोज करता है, तो उसे ब्रह्मांडीय मान्यता और उसे नाम देने का अधिकार प्राप्त होता है। जो भी अन्य लोग बाद में इस कानून को समझेंगे, चाहे वह अतीत या वास्तविकता कानून हो, वे इसे उस चुने हुए नाम से संदर्भित करेंगे। उदाहरण के लिए, हेम का नियम लीजिए। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अमर हेम ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इसे समझा और नाम दिया। इसके बाद जो भी हेम के नियम को सीखता या समझता है, उसका नाम अपरिवर्तित रहता है। जो लोग भविष्य के नियमों की कल्पना करते हैं, वे अक्सर उन्हें अधिक शक्तिशाली तरीके से संचालित करते हैं और उन्हें पार करना अधिक कठिन प्रतीत होता है, शायद प्रतिभा के कारण या शायद भविष्य के नियमों को समझने वालों के लिए एक ब्रह्मांडीय वरदान के कारण। और अमर कानून। लिन शेन ने इस पर भी शोध किया था। भूतकाल का कानून समझने में सबसे आसान है, उसके बाद वास्तविकता का कानून आता है, तथा भविष्यकाल का कानून सबसे कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास के इस चरण में विभिन्न नियमों की खोज हो चुकी है और एक पूर्णतया नए नियम की कल्पना करना अत्यधिक कठिन हो गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये किसी खेल के पात्र का नामकरण करने जैसा था। जब सवन नया होता है और उसमें कुछ ही खिलाड़ी होते हैं, तो कोई भी नाम अद्वितीय होता है, लेकिन जब अरबों खिलाड़ी खेल में प्रवेश करते हैं, तो अद्वितीय नाम ढूंढना कठिन हो जाता है। बेशक, कानूनों को समझना नामकरण से भिन्न है। नाम मनमाने हो सकते हैं, लेकिन कानूनों को सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उन्हें आसानी से नहीं गढ़ा जा सकता। अमर कानून अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं, वे अजेय कानून हैं। प्रत्येक एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ब्रह्मांडीय आदेश है। ब्रह्मांडीय विनाश के बावजूद भी अमर नियम अडिग रहते हैं। कोई भी अमर कानून का मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई दूसरा अमर कानून भी नहीं। एक अमर कानून केवल एक ही व्यक्ति में विद्यमान हो सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित है, कोई अन्य व्यक्ति उसी अमर नियम को नहीं समझ सकता। अमर, वे कभी नहीं मिलते, यदि वे मिलते हैं तो दुनिया पर विपत्ति आती है। वर्तमान ब्रह्मांड में केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास अमर नियम हैं। हमारे दिव्य न्यायालय के डीन एन ही ऐसे कानूनों के वाहक हैं, ब्रह्मांड के भीतर एक अजेय इकाई हैं। ब्लू आई मास्टर ने स्पष्ट गर्व के साथ एन की बात की। डीन एन के पास कौन सा अमर कानून है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी प्रकार का अंतरिक्ष कानून है, लेकिन इसकी विशिष्टता अज्ञात है, ब्लू आई मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे, तब बाहरी लड़ाई स्थानांतरित हो चुकी थी। दोनों युद्धरत आत्मा आधारों के चांदी के भाले ने अचानक एक अजीब शक्ति उत्पन्न की, जिससे शून्य विकृत हो गया। ब्लेड के आकार का स्पिरिट बेस, जो इसके साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, अचानक खराब हो गया, लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर घूमने लगा और चांदी के भाले को रोकने में असफल रहा।
चांदी का भाला ब्लेड के आकार के आत्मा आधार को सीधा पार कर गया। 100 मीटर लंबे चांदी के निशान के साथ बिजली की तरह शून्य को चीरता हुआ चीजीयू के शरीर को छेदने का लक्ष्य रखता हुआ। स्वर्ग देश निषिद्ध क्षेत्र। चीजीयू ने ठंडी सांस ली और एक मुक्का मारकर उसने चांदी के भाले की चमक को चकनाचूर कर दिया और यहाँ तक कि चांदी के भाले को भी टुकड़ों में उड़ा दिया, जो सभी दिशाओं में शून्य में फट गया। चीजीयू सचमुच ची परिवार का 9वां सबसे मजबूत सदस्य बनने का हकदार है, लिन शेन ने प्रशंसापूर्वक कहा। उस मूके की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। उनकी पिछली बातचीत के कारण लिन शेन को थोड़ा भ्रम था कि चीजीयू असाधारण नहीं लग रहा था, लेकिन उस मुक्का को देखने के बाद उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह आदमी वास्तव में एक अमर था, जो अल्ट्राबन जनजाति के अमर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये केवल मजबूत शक्ति होने के बारे में नहीं है, उस भाले के आत्मा आधार में स्वयं अंतरिक्ष विस्थापन प्रकार का एक अमर कानून था, जिसके कारण उसने लॉर्ड ची के आत्मा आधार में व्यवधान पैदा किया। इस तरह के कानून पर काबू पाए बिना अपार शक्ति के साथ भी भगवान ची इसे मारने में सक्षम नहीं होते। इसलिए यह भगवान ची की कानूनी शक्ति थी जिसने अपने कानून पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद शक्ति का विस्फोटक प्रदर्शन हुआ, ब्लू आई मास्टर ने समझाया। ये समझ में आता है, लिन शेन ने बार बार सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि अगर वह अमरता तक पहुंच जाए तो वह किस तरह के कानून को समझ पाएगा। आदर्श रूप से कोई व्यक्ति अमर नियमों को समझ सकता है, लेकिन अमर नियम अत्यंत दुर्लभ हैं और पूर्ववर्तियों के पास पहले से मौजूद अमर नियमों को समझा नहीं जा सका, जिससे यह अत्यधिक कठिन हो गया। भगवान ची के पास क्या कानून है? लिन शेन ने सोचा और फिर पूछा। कानून एक अमर का सबसे बड़ा रहस्य है, कोई भी आसानी से अपने कानून का खुलासा नहीं करेगा। लॉर्ड ची शायद ही कभी कोई कदम उठाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नियम क्या है। ब्लू आई मास्टर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चूंकि वह स्थानिक अव्यवस्था जैसे नियमों का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए यह संभावना है कि उनके पास एक समान स्पेस सीरीज कानून हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। डायली का स्पिरिट बेस नष्ट हो गया था, लेकिन वह जरा भी परेशान नहीं हुई। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप स्पेस सीरीज लॉ के हैं? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? NOG0 से ओमाइक्रॉन। अगर मैं नहीं हूं तो क्या होगा? चीजीयू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चूंकि आप अंतरिक्ष श्रृंखला कानून के हैं, तो आपने इसके बारे में सुना होगा, डायली ने कहा और उसने अचानक अपना जीवन आधार बुलाया। यह एक रेत घड़ी थी जो पूरी तरह सोने से बनी थी। इसकी बाहरी कांच की कीप सोने के क्रिस्टल जैसी थी और अंदर के कण सुनहरे रेत जैसे थे। गोल्डन ओवरग्लास। उसका जीवन आधार वास्तव में गोल्डन ओवरग्लास है। इसका मतलब है कि उसका अमर कानून स्थानिक स्थिरता होना चाहिए। ब्लू आई मास्टर ने सदमे में कहा, क्या स्थानिक स्थिरता कानून बहुत शक्तिशाली है? लिन शेन ने उत्सुकता से गोल्डन ओवरग्लास को देखा और पूछा। हालांकि अतीत के नियम पर काबू पाना सबसे आसान है, लेकिन प्रत्येक नियम की क्षमताएं अद्वितीय हैं और ऐसा नहीं है कि अतीत का नियम आवश्यक रूप से वास्तविकता के नियम और भविष्य के नियम से कमजोर है। स्थानिक स्थिरता जैसे नियमों का भूतकालीन नियम के रूप में भी अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक प्रभाव होता है। यदि किसी के पास भविष्य का नियम भी हो तो भी उससे पार पाना कठिन होगा। ब्लू आई मास्टर ने गंभीर भाव से कहा, स्थानिक स्थिरता एक ऐसा गुण है जिसे चाहे कितने भी लोग सीख लें, इसका प्रभाव हमेशा बेजोड़ होता है। यह केवल उसके अभ्यास की गहराई पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि स्थानिक स्थिरता का एक मजबूत अभ्यासी किसी तारा प्रणाली को स्थिरता की स्थिति में पहुंचा सकता है तथा उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। मैं नहीं जानता कि डायली का स्थानिक ठहराव किस सीमा तक पहुंच सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मानो ब्लू आई मास्टर के शब्दों की पुष्टि करते हुए जैसे ही गोल्डन ओवरग्लास प्रकट हुआ, चारों ओर सब कुछ ठहर गया, जिसमें चांदी के भाले के टुकड़े भी शामिल थे जो शून्य में बिखर रहे थे, अब अंतरिक्ष में जम गए, भयावह रूप से स्थिर दिख रहे थे, जैसे कि समय स्वयं रुक गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे चीजीयू और अन्य लोगों ने भी हिलने डुलने की अपनी क्षमता खो दी थी। वे वहीं निश्चल खड़े रहे, जबकि डायली ने प्रकाश की एक किरण छोड़ी जो शून्य को चीरती हुई सीधे चीजीयू के सिर की ओर बढ़ी। जैसे ही प्रकाश की किरण चीजीयू के सिर को उड़ाने वाली थी, वह पूरी तरह से स्थिर रहा। धमाका! एक सिर फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि ये चीजीयू का सिर नहीं था जो फटा था, ये डायली का सिर था जो फट गया था। इस उलटफेर से सभी लोग अचंभित रह गए। न तो लिन शेन और न ही यांग यूडू ये समझ पाए कि चीजीयू को कोई चोट क्यों नहीं लगी, जबकि डायली का सिर फट गया। लॉर्ड ची का नियम वास्तव में दर्पण स्थान है। हाँ, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लू आई मास्टर हंसा। क्या मेरा स्पेस लॉ प्रतिद्वंद्वी के हमले को वापस प्रतिबिंबित करने में सक्षम है? लिन शेन ने पूछा। यह इसे वापस प्रतिबिंबित करने के बारे में नहीं है। यह एक दर्पण की तरह है। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी भी मामले में यह एक बहुत ही मजबूत और समझने में कठिन कानून है। ऐतिहासिक रूप से मेरा स्पेस लॉ को समझने वाले अमर लोगों की संख्या को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। मेरा स्पेस लॉ ओयुयान के समूहों से डरता नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने अमर हैं,
उनकी अपनी ताकत केवल उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। स्पष्ट रूप से ब्लू आई मास्टर की मिरर स्पेस की समझ सीमित थी, वह केवल इतना जानता था कि यह नुकसान को प्रतिबिंबित कर सकता है। वास्तव में ची परिवार में 9वें स्थान पर रहने वाला व्यक्ति पहले से ही मिरर स्पेस लॉ का स्वामी बन चुका है। ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल रेस ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रगति की है, तियान जियू ने कहा, डायली की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हुए। इसके बजाय उसने ची जियू पर एक दिलचस्प नज़र डाली। तियान जियू, अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो मुझे तुम्हें, गद्दार को, दिव्य जाति की खातिर हटाना पड़ेगा, ची जियू ने कहा जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और भागते हुए गोल्डन ऑवरग्लास को पकड़ लिया, उसे अपनी हथेली में चूसा और बलपूर्वक उसे वश में कर लिया। उनका मिरर स्पेस लॉ पहले से ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। अब गोल्डन ओवरग्लास की स्थानिक स्थिरता क्षमता की मदद से ये बाघ को पंख लगाने जैसा था। दिव्य जाति के लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। हालांकि दूसरी तरफ 1 दर्जन से अधिक अमर लोग थे, लेकिन वे अब उतने भयभीत नहीं थे। ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से सेलेस्टियल रेस से दूर रहा हूं, यहां तक कि तुम्हारे जैसा जूनियर भी मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है, तियान जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, आज मैं तुम जूनियरों को अपनी आंखें खोलने दूंगा और देखूंगा कि एक सच्चा पावरहाउस जो कभी अंजी और तियानशु के कमीनों पर हावी था, कैसा दिखता है। ऐसा कहने के साथ तियान जियू ने अपना हाथ लहराया और एक नीला जैद छाता लाइफ बेस आकाश में उड़ गया, शून्य में निलंबित, हजारों नीले रोशनी को उजागर करते हुए अंतरिक्ष में घूमते हुए एक विशाल नीला डिस्क की तरह लग रहा था। ची जियू ने अपने शरीर से दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया और उसी समय स्वर्णिम घंटा निकाला जिससे नीला जैद छाता रुक सके। लेकिन जैसे ही गोल्डन आवरग्लास को बाहर लाया गया, वह नीले प्रकाश से प्रकाशित हो गया, तुरंत नीला हो गया और अपना प्रभाव खोते हुए अंतरिक्ष के कचरे की तरह शून्य में लक्ष्यहीन होकर तैरने लगा। ची जियू और अन्य लोग भी नीले प्रकाश से रंग गए, उनकी चमक एक पल में गायब हो गई, उनका कवच नीला हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे शून्य में संतुलन खोकर अनियमित रूप से तैर रही जैद की मूर्तियां। आखिर यह क्या है? लिन शेन को अपने दिल में बहुत धक्का लगा। इतने दुर्जय ची जियू को तियान जियू ने इतनी आसानी से हरा दिया, और यहाँ तक कि अन्य अमर भी उसके साथ नष्ट हो गए। ये भयानक था। ब्लू आई मास्टर कांप उठा, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया, पीला पड़ते हुए बोला, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो चुका है। तियान जियू का कानून वास्तव में अमर स्वर्ग देश निषिद्ध क्षेत्र कानून है।